Hello students, welcome to Fast and Furious Classes Bar. This is करण कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग को पता है, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 5 है, जिसका हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। क्लियर ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और इसके अंदर जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और बहुत सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना बाबू? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पीछे जो है एक आदमी आपको दिख रहा होगा। ये जो आदमी है, इनका नाम क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है, ये जो आदमी आप हमारे पीछे दिख रहा है, इसका नाम क्या है? तो इस व्यक्ति का नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल नाम है। आप इसका नाम लिख लीजिए बाबू। वन मिनट। ग्रेगर जोहान मेंडल, या फिर शॉर्ट में इसको हम लोग बोल लेते हैं जीजे मेंडल। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आपकी इस व्यक्ति से पहचान हो गई कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल है, MENDAL, ग्रेगर जोहान मेंडल है। क्लियर ना? तो हमने इनका नाम चैप्टर को शुरू करने से पहले ही क्यों ले लिया, ठीक है ना? क्योंकि जरा सा ध्यान दीजिएगा बाबू कि अगर हम इनका नाम नहीं ले, ठीक है ना, तो इस चैप्टर को शुरू करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि यही वह व्यक्ति है जिनकी वजह से आनुवंशिकता के बारे में लोगों को अट्रैक्शन हुआ, आनुवंशिकता के बारे में लोगों को पता चला कि किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है ना? हालांकि अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना? इस चैप्टर की खासियत यह है बाबू कि आप कोई भी लेक्चर को मिस करते हो तो आपको आगे के लेक्चर समझ में नहीं आए, ठीक है ना? तो काफी बारीकी से और काफी स्थिरता से आपको जो है ये सारे लेक्चर को सुनना है, खास करके इस चैप्टर के। क्लियर ना बाबू? तो सबसे पहले हमने नाम क्या ले लिया? जीजे मेंडल, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेगर जोहान मेंडल। ये नाम आप पहले भी क्लास 10th में अगर जेनेटिक्स पढ़े होंगे तो वहां भी आपने सुना होगा, ठीक है ना? लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो हम ये मान के पढ़ाने जा रहे हैं कि आपको जेनेटिक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना? आपको बिल्कुल भी नहीं पता जेनेटिक्स क्या होता है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि ग्रेगर जोहान मेंडल कौन है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आनुवंशिकता चीज क्या होती है, ठीक है ना? किस तरह से इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का, किस तरह से कैरेक्टर में जो है वेरिएशन क्रिएट होता है, आपको बिल्कुल नहीं पता। हम जो है जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहला हमने नाम ले लिया जीजे मेंडल, यानी ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है ना? आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए तो आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहां पर ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में 100% पूछा जा चुका है, ठीक है ना बाबू? तो यह है ग्रेगर जोहान मेंडल, यानी कि जीजे मेंडल, और इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि हमने कहा ना बाबू कि इनका नाम नहीं ले और चैप्टर की शुरुआत कर दे तो मजा नहीं आने वाला है। क्लियर ना? तो आनुवंशिकता के जो जनक है ग्रेगर जोहान मेंडल, आप पिक्चर देख रहे हो, मेरे पीछे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ग्रेगर जोहान मेंडल, ये इस व्यक्ति का नाम है और यही वो व्यक्ति है जिनकी वजह से हम ये चैप्टर को रीड कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर के कॉन्टेक्स्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर ना बाबू? ग्रेगर जोहान मेंडल यानी कि जीजे मेंडल, ठीक है ना बाबू? इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनको क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना बाबू? यानी कि जिस चैप्टर को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे जेनेटिक, और जैसे ही हमने जेनेटिक से शुरुआत की तो सबसे पहला नाम लिया ग्रेगर जोहान मेंडल यानी जीजे मेंडल का, ठीक है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। इन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत सारे नियम को दिया, ठीक है ना, जिसमें से हम आगे चलकर 2-3 नियमों को पढ़ेंगे, ग्रेगर जोहान मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे, और वो सारा जो नियम उन्होंने दिया एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया, यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से एक पौधे का सिलेक्शन किया और उस पौधे पे उन्होंने कई वर्षों तक, लगभग जो है 7 वर्षों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ रूल्स को बनाया, कुछ नियम को बनाया और उस नियम को आपके सामने प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना?
सबसे दुर्भाग्य वाली बात ये रह गई बाबू कि ग्रेगर जोहान मेंडल अपने समय में वो काफ़ी मेहनती थे और जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने बहुत सारे रूल्स को दिया, बहुत सारे नियमों को दिया जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि जब तक ग्रेगर जोहान मेंडल जो है जीवित रहे तब तक उनको साइंटिस्ट बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। साइंटिस्ट कोई उनको कहे ऐसी सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। वो फेमस नहीं हो पाए, वो जीते जी फेमस नहीं हो पाए। जब उनकी मृत्यु हुई तब जाकर लोगों को पता चला कि ग्रेगर जोहान मेंडल जो काम कर रहे थे वो अद्वितीय काम था। अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं किए होते, उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन को नहीं दिए होते जेनेटिक्स के बिहाफ में, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें जो इस धरती पे है उसके बारे में हम इतनी गहरी अध्ययन नहीं कर पाते। जिन्होंने आज का जो युग है ना बाबू, अगर हम अभी देखें कि मेडिकल साइंस जो है वो किस युग से गुजर रही है, तो वो जेनेटिक्स के युग से गुजर रही है। वो जेनेटिक्स के युग से गुजर रही है। आज का पूरा मेडिकल साइंस जो है वो जेनेटिक्स पे ही आधारित है। ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर बात को समझ लेते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है ना। और इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रहा वो रहा पी प्लांट यानी मटर का पौधा। पी प्लांट यानी मटर का पौधा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हमने पीछे पिक्चर लगा दिया, मटर का पौधा है और मटर का पौधा यानी पी प्लांट इसको कहते हैं। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पौधे पे किया, क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, कैसे किया, क्या नियम बनाए, ये सारे कुछ को हम काफी डीप में स्टडी करेंगे। अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि जो ग्रेगर जोहान मेंडल है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए जेनेटिक्स के बिहाफ में और जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को इन्होंने दिया। क्लियर ना। तो ये किस पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने जो पौधा सेलेक्ट किया था वो पौधा जो था वो पी प्लांट था यानी मटर का पौधा था, जिसका साइंटिफिक नेम लिख लेना है बाबू, पाइशम सेटाइवम। पाइशम सेटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम है पाइशम सेटाइवम। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे डील हो रहे हैं। सबसे पहला, आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रेगर जोहान मेंडल किस पौधे पर अपना प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे? पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा। मटर के पौधे का जैव वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी प्लांट? तो पाइसम सेटाइवम। ये तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बाबू। ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन किस तरह से आप डील करोगे वो हमने बता दिया। ठीक है ना। ग्रेगर जोहान मेंडल याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इन्होंने किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट का जो है साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो हम फिर से रिपीट, आगे जब हम मेंडलिज्म को पढ़ेंगे तब हम काफी डिटेल में बात करेंगे। क्लियर ना। अभी तो हम इस चैप्टर का सिर्फ सॉल्व तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है हमको किस चीज पे ध्यान एकत्रित करने को कहा जाएगा, हमारी ध्यान कहाँ पे एकत्रित होने की जरूरत है, तब जाकर हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। क्लियर ना। तो देखिए बाबू, आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ठीक है ना। अगर आपको ये पिक्चर दिखाया जाए और आपको बोला जाए कि चलिए इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर आप बताइए कि आपने इस पिक्चरों को देखकर, ये तस्वीरों को देखकर आपने क्या अनुभव किया। ठीक है ना। आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो कुछ पिक्चर्स आपके सामने रखा गया है और इस पिक्चर को देख के हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो ये बात को जरा सा समझ लीजिए। हमने सबसे पहली चीज ऑब्जर्व किया इस सारे पिक्चर्स को देख के, क्योंकि हमने सबसे पहला पिक्चर जो देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि काऊ है और काऊ का बच्चा है यानी काफ है। ठीक है ना। दूसरे पिक्चर में हमको हाथी दिख रहा है, एक बड़ा सा हाथी, एक छोटा सा हाथी दिख रहा है। तीसरा पिक्चर में हम देख रहे हैं कि मैंगो का जो सीड है यानी कि गुठली है। ठीक है। और उसके बगल में दिख रहा है कि इस गुठली को बोया गया तो उससे मैंगो प्लांट बाहर निकले। ठीक है। उसके बाद हमको चौथे स्लाइड में क्या दिख रहा है? चौथे स्लाइड में क्या दिख रहा है कि ये ह्यूमंस का पिक्चर है, ये मनुष्य का पिक्चर है और मनुष्य अपने बच्चे के साथ खड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व हमने क्या किया, ये 4 पिक्चर हमने दिखा दिया ना, हमने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहली बात तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि ये सारे जीव जो है, ये सारे के सारे जीव हैं। सबसे पहली बात
ये चारों के चारों पिक्चर में जो भी चीज आपको दिख रही है, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखा, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है और सबकी सब जो है कोशिकाओं के बने हुए हैं। हर एक यहाँ पर जो भी जीव नजर आ रहे हैं वो सारे जीव को जीने के लिए भोजन चाहिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए जल चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज इन सभी को चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हाथी जो है वो काऊ से अलग दिख रहा है। हाथी जो है वो काऊ से अलग दिख रहा है, एलिफेंट जो है काऊ से अलग दिख रहा है, मनुष्य जो है हाथी से अलग दिख रहे हैं, जानवर जो है वो पौधों से अलग दिख रहे हैं, हाँ या ना। तो ये वेरिएशन क्यों? इस सब में सबसे बड़ी समानता यह है कि सबके सब कोशिका के बने हुए हैं। और यहाँ पे वेरिएशन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी जीव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो सब अलग अलग जाति के हैं। तो सारे जीव जब सेल्स के ही बने हुए हैं तो सारे के स्वभाव में, सारे के स्वरूप में ये अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? ठीक है, ये अलग अलग जाति के जीव हमको देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है ना बाबू कि ये जो हमारा धरती होता है ना, यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवों की बहुत सारी वेराइटीज जो है हमारे धरती पे देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा छोटा माइक्रोब्स भी जीव है और एक बड़ा से बड़ा हाथी भी जीव होता है, ठीक है ना। और सब में कॉमन सी बात यह है कि सब कोशिका के बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके रूप में, इनके आकार में, इनके आकृति में हमको अंतर देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ये तो हमने सारे पिक्चर को एक साथ देखा तब हमको समझ में आई कि काऊ जो है आपका एलिफेंट से अलग दिख रहा है, एलिफेंट जो है ह्यूमन से अलग दिख रहा है, प्लांट जो है आपका काऊ से अलग दिख रहा है। तो ये वेरिएशन का कारण क्या है? ऐसी कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इस वेरिएशन को क्रिएट कर रहा है? सारे के सारे तो सेल्स के बने हुए हैं, सारे के सारे कोशिका के बने हुए, उसके बावजूद भी यह वेरिएशन क्यों? हम इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना बाबू? ये चैप्टर, इसके बाद का चैप्टर है, ठीक है ना, वो दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। और जब इस दोनों चैप्टर को हम कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे तब हमको ये जानकारी मिल जाएगा कि ये वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये वेरिएशन के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है और वो पदार्थ कहाँ मौजूद होता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये तो पहली बात हमने क्या देखा कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव है और सारे जीव की आकृति, रूप, व्यवहार, स्वभाव में हमको क्या मिल रहा है? अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए दूसरी बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है। क्या नोटिस करने वाली है कि गाय ने गाय को ही जन्म दिया। गाय का बछड़ा जो होता है वो गाय ही होता है, काऊ का जो बछड़ा होता है वो काफ ही होता है, गाय ही होता है, ठीक है ना। हाथी का बच्चा जो है वो हाथी ही होता है। हाथी कभी भी घोड़े को जन्म नहीं दे सकता, काऊ कभी भी एलिफेंट को जन्म नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? वैसा कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जो ये बाधा को क्रिएट कर रहा है कि गाय हमेशा गाय को ही जन्म देगा, एक जीव अपने ही जाति के जीवों को जन्म देंगे, अपने ही जैसे जीवों को जन्म देंगे? ये कौन से फैक्टर इस बात को तय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात हमने क्या नोटिस किया कि गाय जो है, गाय का बछड़ा जो है गाय है, ठीक है ना। गाय गाय को ही जन्म देता है, यानी एक जाति का जीव अपने ही जाति के जीवों को जन्म देते हैं। काऊ जो है काऊ को जन्म दे रहा है, एलिफेंट जो है एलिफेंट को ही जन्म दे रहा है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होगा, ठीक है ना। कभी भी एलिफेंट जो है कभी भी जो है गाय को जन्म नहीं देगा, कभी भी बंदर को जन्म नहीं देगा, कभी भी जो है दूसरे एनिमल को जन्म नहीं देगा। मनुष्य का बच्चा हमेशा मनुष्य ही होता है। ऐसा क्यों? मनुष्य हमेशा मनुष्य को ही जन्म देता है, ऐसा क्यों? आम का बीज बोने पे हमको आम का ही पौधा मिलता है, हमको बबूल क्यों नहीं मिल जाता, हमको बरगद क्यों नहीं मिल जाता? जब हम आम का बीज बोते हैं तो हमको आम ही मिलता है, ऐसा क्यों? ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन सी फैक्टर है जिसकी वजह से ये पीढ़ी चलती है कि एक गाय हमेशा गाय को ही जन्म देगा, एक हाथी हमेशा हाथी को ही जन्म देगा, एक मनुष्य हमेशा मनुष्य को ही जन्म देगा, और एक बीज जो है जिस पौधे से मिला है उसी पौधे को जन्म देगा। ये समानता है, ठीक है ना। ये क्या है? समानता है कि लाइक बिगेट्स लाइक,
समान समान को जन्म देते हैं। यानी कि जिस जाति का जीव होता है उनके संतति भी उसी जाति के होते हैं, हाँ या ना। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है, सबसे बड़ी चीज है, ये डिसाइड कौन करता है, ठीक है। तो अलग अलग जाति के जो जीव हैं वो अलग अलग प्रतीक होते हैं, उनमें वेरिएशन होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, लेकिन एक ही जाति के जीवों में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। पिछले में हमने क्या समझाने का कोशिश किया कि हमारे धरती पर बहुत सारी जातियों के जीव हैं और हर एक जाति का जीव जो है उसकी आकृति, उसके स्वभाव, उसके आकार, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारे में डिफरेंस है। गाय जो है काऊ की तुलना करें, गाय और एलिफेंट की तुलना करें तो दोनों एक जैसे नहीं दिखेंगे, दोनों एनिमल है एक जैसे नहीं दिखेंगे। आम का पौधा और बबूल के पौधे के बीच में कंपैरिजन करें तो दोनों पौधा है लेकिन दोनों एक जैसे नहीं दिखेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एक ही जाति को लेते हैं और एक ही जाति के एनिमल को कंसीडर करते हैं तो हमको समझ में आता है कि अलग अलग जातियों के बीच में तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ही जाति के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। लाइक आपके पीछे जो पिक्चर दिख रहा है, आप जो स्क्रीन पे पिक्चर देख पा रहे हो, ये सारे के सारे एक ही जाति के जीव हैं, सबके सब कुत्ता है, सबके सब डॉग्स है। लेकिन आप देख के ऑब्जर्व करो जरा सा, क्या सब एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं ना, ये सब एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग नस्ल के हैं। जाति सेम है, सबके सब डॉग्स है, लेकिन इनकी जो ब्रीड्स है, इनके जो नस्ल है वो अलग अलग है, ये अलग अलग वेराइटीज के हैं। यानी कि जाति, दो जाति के जीवों के बीच में तो भिन्नता हमको देखने को मिल ही जाती है, एक जाति के जीवों में भी हमको भिन्नता देखने को मिलती है। और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना? आप जरा से यहाँ देख लीजिए, ये दोनों का दोनों जो गाय है वो एक ही जाति का, दोनों गाय है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन है तो आप बोलोगे गाय, ठीक है ना। लेकिन क्या दोनों समान है? नहीं। आप जो पहले पिक्चर में देख रहे हो, जो लाल वाली गाय है, यहाँ पर आपको क्या ब्राउन जैसी जो गाय दिख रही है वो अलग नस्ल की है, ये साहीवाल है, ये साहीवाल है, पंजाब की काफी फेमस गाय है, वो काफी अधिक दूध देती है, ठीक है ना। और इसके बगल में जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये जो है फ्रीजियन है, ये विदेशी गाय है। और दोनों में आपको काफी डिफरेंस देख, दोनों गाय है, एक ही जाति के है, लेकिन दोनों के लक्षण अलग है, दोनों की बनावट अलग है, दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये वेरिएशन क्रिएट कौन करता है, ये विविधता उत्पन्न कैसे होती है, इस चीज को हम समझने की इस चैप्टर में कोशिश करेंगे। क्लियर ना? आप देखिए यहाँ पे मनुष्य में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल का टोटल जो है आप पिक्चर में देख रहे हो, सबका सब मनुष्य है। क्या सब एक जैसे हैं? जाति सबकी एक जैसी है, सब मनुष्य जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन सब समान नहीं। आप देख पा रहे हो, पहले में आप देख पा रहे होंगे कि वो जो लोग हैं वो चाइनीज लोग हैं। सबसे पहला जो आप पिक्चर देख पा रहे हो वो चाइनीज है। नेक्स्ट जो देख पा रहे हो जो ब्लैक जैसी है वो अफ्रीकन है। तो उसके बाद फिर आप जो देख पा रहे हो वो अमेरिकन है, और उसके बाद जो देख पा रहे हो इंडियंस है, ठीक है ना। आप शक्ल देख के बता दोगे कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। जाति तो सेम है, लेकिन इनकी नस्ल जो है, इनकी जो ब्रीड्स है वो अलग है। ये कैसे संभव है, ये कैसे होता है? इसी चीज की गहराई को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना बाबू? कि आप देख पा रहे हो कि सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्लियर ना? देखिए यहाँ पर, और इस सब की गुत्थी जो है सुलझाने के लिए हमको काफी बारीकी से काफी अंदर तक जाना पड़ेगा कि ये डिसाइड कौन करता है कि आपका हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। ये डिसाइड कौन करता है? तो इसका डिसीजन जो लेता है बाबू, वो गुणसूत्र लेते हैं, क्रोमोसोम लेते हैं, गुणसूत्र लेते हैं, क्रोमोसोम लेते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जितने भी जीव होते हैं इस धरती पे, जितने भी जीव हैं वो सबके सब जीव सेल्स के बने हुए हैं, सबके सब जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। उसके बावजूद भी अलग अलग जातियों के जीव में और एक ही जाति के जीवों के बीच में, एक ही जनरेशन के संततियों के बीच में आपको जो है वेरिएशन या विविधता देखने को मिलती है।
ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाएंगे, काफी बारीकी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिसाइड कौन करता है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, ये डिसाइड कौन करता है कि हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, ये डिसाइड कौन करता है कि घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, और आम का बीज से आम का पौधा ही निकलेगा, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करते हैं बाबू क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। कौन डिसाइड करते हैं? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्लास 11th आपने पढ़ा होगा, तो हमने साइटोलॉजी पढ़ाया था, कोशिका विज्ञान को हमने सेल नाम के चैप्टर को हमने कवर किया था, और वहां पर सेल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हम सारी चीज को देख चुके थे, क्लियर ना? और हम एटलीस्ट उस जगह पे पहुंच चुके थे जहां पर जो है गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप जरा सा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, आप जरा सा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर धागे जैसी संरचना आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बीच में आपको मिल रहा है साइटोप्लाज्म है, ये जो है आपका ये न्यूक्लियस है। एक सेल को हम दिखा रहे हैं बाबू, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है हमको बिखरी हुई धागे जैसी संरचना देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन आगे चलकर संघनित हो जाएगा, और संघनित होकर क्या करेगा? क्रोमोसोम का संघनित होकर ये क्या करेगा? क्रोमोसोम बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, यानी गुणसूत्र का निर्माण करता है। और गुणसूत्र ही वह पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, मदर और फादर से संतति में जाता है, और जाने के बाद मदर फादर के लक्षणों को भी लेकर चला जाता है। इसी कारण से क्या है कि मनुष्य का लक्षण वाला जीन अगर बच्चे में जाएगा तो मनुष्य ही पैदा होगा, हाथी के लक्षणों वाला जीन यदि बच्चे में जाएगा तो हाथी पैदा होगा, और घोड़े के लक्षणों वाला जीन यदि घोड़े के बच्चे में जाएगा तो वो घोड़ा पैदा होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि घोड़ा हमेशा घोड़े को जन्म इसलिए दे रहा है कि घोड़े के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब गुणसूत्र पे है, और वही लक्षण वाला गुणसूत्र उसके संतति में स्थानांतरित हो जाता है, इसीलिए उनके बच्चे जो हैं वो घोड़े होते हैं। मनुष्य के लक्षणों वाला जीन, मनुष्य के लक्षणों वाला गुणसूत्र जो है वो मनुष्य के प्रत्येक सेल के पास होता है, और वही गुणसूत्र जो है बच्चे में जाता है। इसी कारण से मनुष्य का बच्चा क्या होता है? मनुष्य होता है। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि ये कौन डिसाइड करता है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, आम के बीज से आम का ही पौधा निकलेगा। तो ये डिसीजन जो लेता है वो गुणसूत्र लेता है, ठीक है ना? अब हम गुणसूत्र भी नहीं कहेंगे, गुणसूत्र भी नहीं लेता, गुणसूत्र पर क्या होते हैं? वो जीन्स पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। अलग अलग लक्षणों के लिए गुणसूत्र पर अलग अलग जीन व्यवस्थित होते हैं, अलग अलग जीन व्यवस्थित होते हैं, और वो जीन ही डिसाइड करता है कि किस लक्षणों को प्रदर्शित करना है और किस लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करना है। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है ना? कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्रोमैटिन होता है, सेल डिवीजन के टाइम हमको ये जो है क्रोमोसोम के रूप में देखने को मिलता है, और ये क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मनुष्य के लक्षणों का जीन प्रेजेंट है, और ये जिस चीज में जाएगा, जिस संतति में जाएगा उसको मनुष्य बना देगा। हाथी के जीन्स प्रेजेंट है, तो अगर ये क्रोमोसोम हाथी में जाएगा तो हाथी बना देगा। घोड़े का जीन प्रेजेंट है, तो ये गुणसूत्र घोड़े में जाएगा तो वो बच्चा क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा। यानी कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीन ये डिसाइड करते हैं कि किसके संतति कैसे होंगे। मनुष्य के संतति मनुष्य होंगे, हाथी के संतति हाथी होंगे, घोड़े के संतति घोड़े होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। यही कारण है कि एक जाति का जीव अपने जाति के ही जीवों को जन्म देता है, क्योंकि अलग अलग जातियों के बीच में नेचुरली इंटरकोर्स या हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अलग अलग जाति आपस में मिलकर कभी भी संतति को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है ना बाबू? हाँ, हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल तरीके से ये पॉसिबल है। खच्चर की उत्पत्ति जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस करवा के उत्पन्न की है।
तो वो तो हम आगे रीड कर लेंगे। अभी बात समझ में आ गई कि गुणसूत्र पर जीन होते हैं और जीन ही ये डिसाइड करते हैं कि संतति में कौन से लक्षण प्रदर्शित होने चाहिए। अगर जीन मनुष्य वाला संतति में आया है तो वो मनुष्य होगा, घोड़े का जीन आया तो घोड़ा होगा, बंदर का जीन आया तो बंदर के बच्चे क्या होंगे, बंदर ही होंगे। हमारे पास जो भी जीन्स है वो मनुष्य के हैं और हम अपने ही जीन को, हम अपने ही गुणसूत्र को बच्चे में देंगे, यानी कि वो भी क्या होगा, मनुष्य होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू जो है बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज का क्लास ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे कि कौन कौन से टर्म जो है जब हम चैप्टर को शुरू करेंगे तो कौन कौन से टर्म इंपॉर्टेंट होंगे जिसका हम बार बार यूज करेंगे और वो टर्म होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो हम सिर्फ आज जो है टर्म्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि वंशागति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। ये हेडिंग है बाबू, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। और हमने कहा है कि जब तक हेडिंग को आप नहीं समझोगे चैप्टर के कंटेंट समझने काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। हेडिंग है वंशागति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। तो जनकों के लक्षणों का, यानी हाथी के लक्षण उनके बच्चे में जाते हैं, इसीलिए तो वो हाथी होते हैं। घोड़े के लक्षण जो है घोड़े के बच्चे में जाते हैं, इसीलिए तो उनका बच्चा घोड़ा होता है। मनुष्य का लक्षण जो है मनुष्य में जाता है, इसीलिए तो मनुष्य का गुणसूत्र मनुष्य में जाता है, इसीलिए तो क्या होता है, हमारे बच्चे क्या होंगे, मनुष्य होंगे। क्लियर ना। तो वंशागति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि जनकों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, पेरेंट्स से उनके बच्चे में, उसके बच्चे से उसके बच्चे में, उसके बच्चे से उसके बच्चे में, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों के लक्षणों की का स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग वंशागति कहते हैं या फिर इनहेरिटेंस कहते हैं। तो बात क्लियर है ना बाबू। जनकों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे वंशागति या फिर इनहेरिटेंस कहेंगे। क्लियर ना बाबू। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि अब आप एक क्वेश्चन डील कर लोगे। अगर आपसे पूछे कि बताइए मनुष्य का बच्चा मनुष्य क्यों होता है, तो आप सिंपल आंसर करोगे वंशागति के कारण, इनहेरिटेंस के कारण। क्योंकि मनुष्य का जो लक्षण है वो उसके बच्चे में स्थानांतरित हो रहा है और उसका बच्चा अपने लक्षण को उसके बच्चे में स्थानांतरित कर रहा है। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के लक्षण जो है वह बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते जा रहे हैं। इसी कारण से मनुष्य के जितने भी बच्चे होंगे वह मनुष्य ही पैदा होगा, हाथी के जितने बच्चे होंगे हाथी ही पैदा होगा, घोड़े के जितने भी बच्चे होंगे वो घोड़े ही पैदा होंगे। और ये किसके कारण होता है, इनहेरिटेंस के कारण, वंशागति के कारण। तो इनहेरिटेंस का मतलब हो गया जनकों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहेंगे या फिर हम वंशागति कहेंगे, ठीक है। अब बात है वंशागत लक्षण से आप क्या समझते हैं, वंशागत लक्षण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडेटरी ट्रैट। लक्षण का इंग्लिश जो है कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, ट्रैट भी लिख सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो वंशागत लक्षण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडेटरी ट्रैट। तो इसका मतलब हो गया कि जनकों का लक्षण, यानी कि पेरेंट, मदर और फादर, जनकों का वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरित हो रही है, वंशागत लक्षण या हेरिडेटरी ट्रैट कहलाता है, ठीक है ना। हमारे जो फादर हैं, ठीक है, उनके पास भी 206 हड्डियां हैं, हमारे पास भी 206 हड्डियां हैं, यानी कि उनके अंदर जो जीन्स 206 हड्डियों को निर्माण कर रहे थे सेम वही जीन हमारे पास आया और हमारे पास उतनी ही हड्डियां बनी, ठीक है ना। हमारी आंख जो है ब्लैक है और हमारे फादर के आंख भी जो है ब्लैक है। तो फादर के आंख और मदर के आंख दोनों के ब्लैक थे, आई ब्लैक थे, इसी कारण से मदर के आई ब्लैंक है, फादर के आई ब्लैंक है, ब्लैक है। क्यों? क्योंकि मदर के पास जो है आंख के कलर को डिसाइड करने वाला जो जीन है वो ब्लैक वाला है, फादर के पास भी वही है, इसी कारण से वही जीन हमारे पास आया और हमारी भी आंखें क्या है, ब्लैक।
क्लियर ना। अगर मदर और फादर में किसी की आंखें जो है ब्राउन होती तो मदर से हमको जो जीन मिलता वो ब्राउन जीन मिलता। अगर मदर की आंखें ब्राउन है और फादर की आई जो है वो ब्लैक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मदर से जो जीन मिलता वो ब्राउन वाला मिलता और फादर से जो जीन मिलता वो ब्लैक वाला जीन मिलता। और दोनों जीन में से कोई एक जीन डिसाइड करता कि किसको प्रदर्शित होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ब्राउन वाला जीन प्रदर्शित हो जाता तो हमारी आंखें ब्राउन होती है, और अगर ब्लैक वाला जीन प्रदर्शित हो जाता तो हमारी आंखें क्या हो जाती, ब्लैक हो जाती। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो जनक का लक्षण है, जो मदर और फादर का जो लक्षण होता है वही संतति में आते हैं। तो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है उस लक्षण को हम लोग वंशागत लक्षण कहते हैं या हेरिडेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर ना। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आप जो है कहीं घूमने गए, ठीक है ना, आप कहीं घूमने गए और जहां आप घूम रहे थे वहां पर आपको कोई एक व्यक्ति मिला, कोई एक व्यक्ति, ठीक है ना। और वो व्यक्ति क्या किया, आपसे पूछा, वो व्यक्ति ने आपसे पूछा नहीं कि आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है, ये जानकारी आपसे नहीं ली। उन्होंने सीधे आपसे क्या बोला कि आप उस आदमी के, यानी कि आपके पिताजी का नाम लेके, क्या आप इनके बेटे हैं क्या। बात को समझिएगा कि हम घूमने गए और वहां पर एक आदमी हमको मिला, जिस आदमी को हमने पहले कभी नहीं देखा था, वो आदमी हमको पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो आदमी हमारे पास आया और हमसे बोला कि हमारे पिताजी का नाम लेके बोला कि क्या आप उनके बेटे हैं। और वो सही था, उन्होंने सही बताया कि हाँ, हमने भी बोला कि हाँ हम उन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, तो अब जरा से ये बताओ कि उन्होंने हमको देखकर ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये जो आदमी है, ये जो बच्चा है, वो उस आदमी के यानी बेटा हो गया, ये कैसे हो गया। इसका मतलब यह है कि मेरे फादर में जो लक्षण है वो लक्षण मेरे अंदर भी है। मेरे फादर की दिखावट जैसी है, उनमें से कुछ दिखावट जो है मेरे अंदर भी है उनके जैसे। ठीक है, तो ये तो फिर हमने उस आदमी से बात किया तो पता चला कि वो आदमी जो है मेरे पिताजी का फ्रेंड है, काफी समय तक वो मेरे पिताजी के साथ काम किया है। ठीक है, इसी कारणवश क्या है कि वो हमको देखकर पहचान गया कि हम इनके बेटे। आपने कभी गौर किया है कि आप अगर अपने गांव के किसी बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं तो बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचते तो आपको देख के बता देते हैं कि आप किसके पोते हैं। अभी तक तो बेटे की बात हो रही थी, बड़े बुजुर्ग जो आपको देख के बता देंगे कि आप किनके पोते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है बाबू कि कुछ तो ऐसी थी हमारे दादाजी में जो हमारे पिता में गया और वो चीज हमारे अंदर भी आ गया। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग डिसाइड कर लेते हैं, ये देख के आपको बता देते हैं कि आप उन्हीं के पोते होते या उन्हीं के पोते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जा रही है और वो लगातार होती जा रही है। और उस चीज को ऑब्जर्व करके लोग बता देते हैं कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी कौन हो सकते हैं, आपके दादाजी कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ददिहाल की बात होगी, हम जहां पर दादी रहते हैं। ठीक है ना। आप कभी कभी नानी घर भी जाते होंगे, तो नानी घर जब आप लोग जाते हैं तो वहां पर आप लोग जब नानी घर गए और वहां पर जब आपने मोहल्ले में घूमा तो वहां पर भी आपको कुछ लोग टोक देंगे। वहां पर आप बोलेंगे कि आप फलना के, आपके मम्मी का नाम लेके, क्या आप फलना के बेटे हैं क्या। और वो भी सही होगा, उन्होंने भी सही बोला होगा। इसका मतलब यह है कि मम्मी के अंदर भी कुछ लक्षण ऐसे थे जो हमारे अंदर आ गए। इसीलिए तो हम जब ननिहाल गए, ध्यान रखिएगा बाबू, ननिहाल ही वैसा जगह होता है जहां पर आदमी की पहचान उसके माँ के नामों से होती है। वहां पर आपके पिताजी को कोई नहीं पहचानेगा, वहां पर किसको पहचानेगा, आपके माँ को पहचानेगा। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देनी है
कि जब ननिहाल गए तो ननिहाल के लोगों ने भी, वहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी हमको पहचान लिया कि हम किनके बेटे हो सकते हैं या फिर किनके नाती हो सकते हैं। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि हमारे नाना नानी में कुछ कैरेक्टर थे जो हमारे मम्मी में आ गए, और मम्मी में कुछ कैरेक्टर थे जो हमारे अंदर आ गए, और इसी कारण से हमारे ननिहाल वाले लोग जो है ये देख के बता दे रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर वो देख के वो अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ हम किसके खानदान से बिलोंग कर रहे होंगे, या फिर हमारे नाना नानी कौन होंगे, या फिर हमारे मम्मी कौन होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम अपने घर पे थे, यानी दादी जहाँ रहती है वहाँ पे थे, पापा के घर में थे, तो वहाँ के ग्रामीण लोग जो है हमको पापा के नाम से पहचान रहे थे, क्योंकि वो लोग पापा से फैमिलियर थे, पापा के चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे, उनके लक्षण को अच्छी तरह से जानते थे, और वो लक्षण हमारे पास था। और वो लक्षण जो प्रदर्शित हो रहा था, पिता वाला लक्षण ही जो हमारे अंदर प्रदर्शित हो रहा था, उसको देखकर लोग डिसाइड कर लेते थे कि हमारे पेरेंट कौन होंगे, हमारे पिताजी कौन होंगे, हमारे दादाजी कौन होंगे। ननिहाल में भी वही कंडीशन, जो है मम्मी के कैरेक्टर जो है हमारे पास आ गए थे। तो इसका मतलब हम जो हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं, वो लक्षण थोड़े बहुत जो है पिताजी से मैच कर रहे, थोड़े बहुत माताजी से मैच कर रहे हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो भी क्रोमोसोम होते हैं बाबू, उसका आधा क्रोमोसोम मदर से मिलता है और आधा क्रोमोसोम किससे मिलता है? फादर से मिलता है। और यही वजह है कि हमारे अंदर मदर के भी कैरेक्टर होते हैं और फादर के भी कैरेक्टर होते हैं, और उसी कैरेक्टर को पहचान कर लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे मम्मी पापा कौन है। क्लियर ना? इसका मतलब यह है कि जनक का लक्षण, कुछ लक्षण जो जनकों का है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते जा रहे हैं, उसी लक्षण को हम लोग बोलेंगे वंशागत लक्षण या हेरिडेटरी ट्रैट। आप लोग कभी ऐसा भी देखते होंगे कि अगर आपके गांव में किसी बच्चे का जन्म हुआ, किसी कपल ने किसी बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे को देखने के लिए कुछ लोग पहुंचे, वो देख के बोलते हैं कि अच्छा ये बच्चा तो है मम्मी पे गया है, उस चेहरे को देख के ये नहीं ये बच्चा जो है पापा पे गया है। ठीक है ना? ऐसा हम लोग बोल देते हैं। ठीक है ना? आप लोग जरा सा गौर कीजिएगा, गौर क्या कीजिएगा कि जब ददीहाल से कोई लोग होंगे, यानी कि आपके पिताजी के रिलेटिव्स अगर उस बच्चे को देखने आए हैं, तो वो उस बच्चे को देख के बोलेंगे कि ये जो बच्चा है, इसका नाक देखिए ये पिताजी पे गया है, इसका आंख देखिए ये पिताजी पे गया है। देखिए ना, पूरा लक्षण जो है किससे मैच कर रहा है? पिता से मैच कर रहा है। ठीक है? अगर उसी बच्चे को ननिहाल लेके चला जाए तो वहां पर आपको क्या सुनने को मिलेगा? नहीं, ये तो मम्मी पे गया है, इसका देखो ये जो है मम्मी से मिल रहा है, ये जो कलर मम्मी से मिल रहा है, आई कलर मम्मी से मिल रहा है, हेयर कलर मम्मी से मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दादी हाल में क्या हो रहा था, हमारे पिताजी को सारे लोग पहचानते थे, पिताजी के लक्षण उनके दिमाग में बैठा हुआ था, इसीलिए जब उन्होंने बच्चे को देखा तो उनको वही लक्षण अधिक प्रतीत हुए जो हमारे पिताजी के लक्षण थे। ठीक है? लेकिन जब वो बच्चा नानीहाल गया तो वहां पर क्या देखने को मिला कि वहां पर लगभग लोग जो हमारे मम्मी को पहचानते थे। ठीक है? तो जब ननिहाल के लोगों ने बच्चों को देखा तो उनको जो लक्षण प्रतीत हुआ वो मम्मी वाले लक्षण प्रतीत हुए, क्योंकि पहचान किससे? मम्मी से। यानी उस बच्चे में दोनों के कैरेक्टर होंगे, मदर के भी होंगे, फादर के भी होंगे। ठीक है? और दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गए हैं, और मिक्स होकर आप एक नए कैरेक्टर के जीव हैं, आप एक यूनिक जीव है। हर एक इंडिविजुअल जो होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है खुद में विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वंशागति से क्या समझते हैं। तो जनकों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको वंशागति या इनहेरिटेंस कहेंगे। और वंशागत लक्षण से क्या कहेंगे, तो क्या समझेंगे कि जनकों का वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरित हो रही है, उसको क्या कहेंगे? वंशागत लक्षण कहेंगे, ये हेरिडेटरी ट्रैट कहेंगे। ठीक है ना? आप यहाँ पर देखिए नीचे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, गाय है और गाय का बछड़ा है। ठीक है? आप इसमें बहुत सारे लक्षण जो देख रहे होंगे, जैसे आप इस पे जो धाड़ी बनी हुई है, ब्लैक ब्लैक जो धाड़ियां बनी हुई है, वहां पे आप देखो कि बहुत सारी जो कैरेक्टर जो है मैच कर रहा है, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जो मैच कर रहे हैं वो इनहेरिटेंस है, और जो मैच नहीं कर रहे हैं वो वेरिएशन है। ठीक है ना बाबू? तो वंशागति से क्या समझते हैं, बात समझ में आ गई। वंशागत लक्षण से क्या समझते हैं, ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना? आगे समझने की कोशिश करेंगे, आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं।
ठीक है ना। ये जो अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने क्या देखा पीछे, हमने देखा कि हम लोग जब हम किसी के चेहरे देखते हैं या फिर किसी लोग के घर जाते हैं, बच्चे को देखते हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को समझते हैं, वेरिएशन को समझते हैं कि बच्चे में कौन सा कैरेक्टर अपने मदर फादर से आया है, मतलब वो इनहेरिटेंस है, और कौन से कैरेक्टर जो है मदर फादर से मैच नहीं कर रहा है, वो है वेरिएशन। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है वो बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवों के मध्य में वंशागति को पढ़ते हैं कि कौन से लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है, और किस पीढ़ी में कौन से वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और वो वेरिएशन किस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीजों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स। क्लियर ना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जनकों एवं उनके संतति, जनक एवं संतति, पैरेंट एवं उसके जो है ऑफस्प्रिंग, जनक एवं उनके संतति, माता पिता और बच्चे, उनके बीच में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, तथा संततियों यानी भाई बहन या भाई भाई के बीच में क्या समानता है या फिर क्या वेरिएशन है। क्योंकि आप लोग ये भी देख लेते हो ना बाबू कि किसी व्यक्ति को आप देख के ये ऑब्जर्व कर लेते हो कि इसका भाई भी ऐसा ही दिखता होगा। मान लेते हैं कि जैसे हम जो है आपके टीचर है और आप हमको रोज देखते हो, ठीक है, आप हमको अच्छी तरह से जानते हो, हमारे जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको पता है। अगर हमारा भाई आ जाए तो भाई को भी आप देख के बता दोगे हाँ ये सर का जो है भाई है। क्यों? क्योंकि उनमें भी कुछ लक्षण ऐसे होंगे जहां से हमको लक्षण मिले हैं वहीं से तो हमारे भाई को भी लक्षण मिले। यानी कि हमारे अंदर यदि मदर फादर का कैरेक्टर आया है तो उनके अंदर भी मदर फादर का कैरेक्टर आया है, लेकिन फिर भी हम भाई भाई में क्या मिलेगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस किस तरह से क्रिएट होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जनक यानी माता पिता तथा उसके बच्चे तथा बच्चों के बीच में समान एवं असमान गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम उसको आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। फिर से देख लेते हैं बाबू, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जनको, मदर फादर एवं उनके संतति तथा संततियों के बीच समान एवं असमान गुणों का अध्ययन करते हैं उसको आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। हमने चैप्टर को शुरू करते के साथ ही बताया था कि ये जेनेटिक्स जो होता है, आनुवंशिकी जो होता है, इसके जो जनक है वो ग्रेगर जोहान मेंडल है, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीजे मेंडल कहते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिख रहा होगा वो, ठीक है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल यानी कि जीजे मेंडल है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान रखना है 1906 ईस्वी में विलियम बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। क्लियर ना। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल है, जीजे मेंडल है। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो विलियम बैटसन नाम के वैज्ञानिक। यहाँ पर आपको दूसरा पिक्चर दिख रहा होगा, विलियम बैटसन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी जेनेटिक्स के फील्ड में काफी अच्छा अपना रोल दिया, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हो आधुनिक समय के जो आनुवंशिकी के जनक है वो है विलियम बैटसन। क्लियर ना। तो आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो विलियम बैटसन ने 1906 ईस्वी में किया था। विलियम बैटसन को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और एक तीसरा नाम याद रखिएगा, प्रायोगिक आनुवंशिकी यानी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक कौन है, तो टी.एच. मॉर्गन। इसके बारे में हम काफी पढ़ेंगे, टी.एच. मॉर्गन के बारे में, इन्होंने काफी योगदान दिया।
इन्होंने मेंडल के नियमों के विरुद्ध भी कुछ नियम दिए, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर को दिया, इन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने लिंकेज को बताया, इन्होंने जीन मैपिंग किया ड्रोसोफिला का। तो बहुत सारी बातें जो है हम टीएच मॉर्गन के बारे में आगे कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में काफी अच्छे से चर्चा है। ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके अभी फिलहाल बन रहे हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन। सबसे पहली चीज तो है जेनेटिक्स का डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जेनेटिक्स के फादर कौन है पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, जेनेटिक्स वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये पता होना चाहिए। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है ये पता होना चाहिए। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे अब हम समझते हैं विविधता क्या होती है। वेरिएशन जनकों तथा उनके संतति एवं संततियों के मध्य पाई जाने वाली छोटी छोटी विभिन्नता जो है वेरिएशन या विविधता कहलाती है। क्योंकि हमने बताया ना बाबू कि हाँ हमारे फादर के लक्षण हम में है, हमारे मदर के लक्षण हम में है, लेकिन वो सारे के सारे 100% नहीं है। कुछ लक्षण मदर से मैच कर रहे हैं, कुछ लक्षण जो है फादर से मैच कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम थोड़े बहुत ही फादर से मिल रहे हैं और बहुत सारी वेरिएशन है, हम थोड़े बहुत मदर से मिल रहे हैं और बहुत सारी क्या है वेरिएशन है, बहुत सारी विभिन्नता है। ठीक है ना। तो विभिन्नता क्या होती है, तो जनकों तथा उनके संतति मदर फादर एवं बच्चे के बीच हमने समानता को भी पढ़ना है और विभिन्नता को भी पढ़ना है। तो समानता और विभिन्नता दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्लियर ना। तो विविधता होता क्या है, तो जनकों यानी मदर फादर एवं उनके संतति एवं उनके जितने भी संतति है भाई बहन के मध्य में पाई जाने वाली जो छोटी छोटी विभिन्नता है उसको विविधता या फिर वेरिएशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। जनकों तथा उनके संतति एवं संततियों के मध्य पाई जाने वाली छोटी छोटी विभिन्नता विविधता या फिर वेरिएशन कहलाती है। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतति में विविधता का मुख्य कारण लैंगिक जनन है। ये चीज आप अच्छे से जानते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है और अपने संतति को जन्म देता है, जिसकी वजह से संतति में सिर्फ एक ही जीव के जेनेटिक 100% जेनेटिक जो है उसका जेरोक्स जो है संतति में चला जाता है। इसीलिए संतति असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में एक समान दिखते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में भिन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल और दूसरे पेरेंट का भी जेनेटिक मटेरियल जाने के बाद कुछ पहले पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल खुद को प्रदर्शित करता है और कुछ दूसरे का जेनेटिक मटेरियल खुद को प्रदर्शित करता है। इसी कारण से जनक और उसके संतति में समानता तो देखने को मिलती है, इसके अलावा उनमें विभिन्नता भी देखने को मिलती है। कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्मा कोई भी बच्चा जो है 100% अपने मदर के समान नहीं होगा, 100% अपने फादर के समान नहीं होगा। उसमें कुछ लक्षण मदर के होंगे और कुछ लक्षण किसके होंगे, फादर के होंगे। तो मदर और फादर दोनों से समानता भी देखने को मिलेगा और दोनों में विभिन्नता भी देखने को मिल जाता है। तो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतति में विविधता का मुख्य कारण क्या है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कभी भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन से जन्म जितने भी संतति होते हैं वो अपने पेरेंट के, अपने जनक के बिल्कुल क्लोन होते हैं। उनमें उन्हीं का प्योर, अमीबा के बारे में रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना आपने। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल का जेरोक्स जो है अपने संतति में दे देता है। इसलिए अमीबा के संतति जो है वो 100% अपने जनक के लक्षण को ही कैरी करते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समानता भी देखने को मिलता है, विभिन्नता भी देखने को मिलता है। तो जनकों के बीच में या जीवों के बीच में ये जो विविधता आपको देखने को मिल जाता है, अलग अलग वेराइटी के, आपने देखा ना कुत्ते थे, अलग अलग वेराइटी के, मतलब क्या है, सब कुत्ते ही है लेकिन जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है, इसी कारण से वो अलग अलग नस्ल के हैं।
गाय आपने देखा था कि दो जो था आपने देखा, साहीवाल एक फ्रीजियन, दोनों गाय ही है एक ही जाति के, लेकिन दोनों में विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि एक के पास जेनेटिक मटेरियल में जो जीन है वो अलग टाइप के, दूसरे में जीन जो है अलग टाइप के है, ठीक है ना। और ये जो वेरिएशन क्रिएट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्रिएट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं। तो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में विविधता का मुख्य कारण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। बताइए वेरिएशन का जो है मेन रीजन क्या होता है, तो वो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बात उठती है, क्योंकि अलैंगिक जनन से जन्मे जो भी संतति होता है, अलैंगिक जनन से जन्मे जो भी संतति होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, अपने जनक के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलैंगिक जनन में जो है जो जन्मे संतति होते हैं वह अपने जनक के क्लोन होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन से जन्मे संतति में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। क्लियर ना। जीवों के मध्य दो प्रकार की जो है विविधता देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये जो वेरिएशन होते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये दो तरह के वेरिएशन होते हैं। पहला जो वेरिएशन हो जाता है वो सोमैटिक वेरिएशन होता है, जिसको हम लोग दैहिक या कायिक विविधता कहते हैं, और दूसरा है आनुवंशिक विविधता यानी हेरिडेटरी वेरिएशन कहते हैं। क्लियर ना। अब हम इस दोनों को समझते हैं कि दैहिक या कायिक विविधता क्या होता है, आनुवंशिक विविधता क्या होता है। क्लियर ना। दैहिक का मतलब हो गया शरीर, ठीक है ना, शरीर की जो बाहरी दिखावट, ये हो गया दैहिक विविधता। आनुवंशिक विविधता क्या हुआ, जीनों में अंतर के कारण, जीनों में विविधता के कारण, जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंसेस के कारण उत्पन्न होने वाली जो विविधता होगी उसको हम लोग आनुवंशिक विविधता या फिर हेरिडेटरी वेरिएशन कहेंगे। देखते हैं यहाँ पे। अब नीचे में हम क्या देख पा रहे हैं, नीचे हम एक पिक्चर को डाले हैं और इस पिक्चर को देख के आपको क्या ऑब्जर्व करनी है। ये जो पिक्चर है इस पे आप देख के ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों भाई हैं और एक ही पेरेंट के जनक है, एक ही पेरेंट के जनक है, तो जाहिर सी बात है दोनों भाई है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो भाई हैं वो अलग अलग माहौल में रहना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों का दोनों भाई है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है ना। इस दोनों के अंदर जो लक्षण है एक ही मदर और फादर से आया है, यानी इन दोनों का मदर फादर क्या है, एक ही, ठीक है ना। तो पेरेंट्स का जो लक्षण है इन दोनों के अंदर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम वेरिएशन को देखते हैं। एक जो है पढ़ा लिखा, ठीक है, एक पढ़ा लिखा, काफी पढ़ा लिखा, इनकी सोसाइटी बदल गई, ये डॉक्टर बन गया। और एक जो है वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, इसलिए वो क्या है, किसान में घुस गया, वो किसानी करना शुरू कर दिया, वो एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। आप पिक्चर देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पर दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। हो सकते हैं दोनों भाई होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी दिखावट में अंतर आपको देखने को मिल रहा है। कैसे? एक का पोशाक अलग दिख रहा है, एक का पोशाक अलग दिख रहा है, ठीक है ना। एक का रहन सहन अलग दिख रहा है, दूसरे का रहन सहन अलग दिख रहा है। दोनों के बात करने के तरीके में भी अंतर होगा। एक जो है अपने कैबिन में एसी में डॉक्टर जो है रहता है, इसके स्किन कलर काफी ब्राइट होंगे। एक जो दूसरा है जो कि जिसको धूप में जो है किसानी करना पड़ता है, इसके स्किन कलर जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको हम लोग दैहिक आनुवंशिकता कहते हैं, दैहिक वेरिएशन कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। क्लियर ना। तो जनक, बात को समझिएगा, दैहिक या कायिक विविधता यानी सोमैटिक वेरिएशन, जनक यानी माता पिता एवं संतानों, उनके संतान तथा संतानों के मध्य, भाई बहन के मध्य पाई जाने वाली वो विविधता है जो रहन सहन, अब डॉक्टर है उसका रहन सहन अलग होगा, आपका जो अगर कोई भाई जो है एग्रीकल्चर कर रहा है उसका रहन सहन अलग होगा। रहन सहन, जलवायु, डॉक्टर है वो एयर कंडीशन में रह रहा है, और जो किसान है वो उसको खेतों में धूप में जो है काम करना पड़ता है। शिक्षा, जो किसान है कम पढ़ा लिखा है, डॉक्टर काफी पढ़ा लिखा है, इत्यादि के कारण उत्पन्न हुए हैं।
जनक एवं संतानों तथा संतानों के मध्य पाई जाने वाली वो विविधता है जो रहन सहन, जलवायु या शिक्षा के कारण उत्पन्न हुए हैं, वो दैहिक या कायिक विविधता कहलाती है। और ये जो दैहिक या कायिक विविधता होती है वो अवंशानुगत होते हैं, वो बच्चे में स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई दो भाई है, उसमें से एक भाई जो है पढ़ने में कमजोर था, वो चला गया किसानी करने, दूसरा भाई ठीक ठाक था, उसको पेरेंट्स ने भेज दिया जाओ आप डॉक्टर बन के आओ। पहले जो दूसरा है वो डॉक्टर बन गया। दोनों की सोसाइटी में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, दोनों की शिक्षा में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों अलग अलग जगह पे रहे हैं, अलग अलग तरह से पले हैं, तो दोनों का जलवायु क्या मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। तो अगर उस दोनों को एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए तो आपको काफी विभिन्नता देखने को मिलेगा। दोनों के बात करने के तरीका में विविधता देखने को मिलेगा, दोनों के पोशाक में विविधता देखने को मिलेगा, दोनों के नॉलेज में विविधता आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो विविधताएं हैं जो कि रहन सहन से उत्पन्न हुए हैं, जलवायु के कारण उत्पन्न हुए हैं, शिक्षा के कारण उत्पन्न हुए हैं, ये सारी विविधता को हम लोग दैहिक या कायिक विविधता कहते हैं। और ये अवंशानुगत होते हैं। अवंशानुगत मतलब ये लक्षण जो है उनके संतति में स्थानांतरित नहीं होता है। अब जरा सा बताइए कि अगर इन्होंने क्या किया, पढ़ लिख कर ये डॉक्टर बन गए, तो क्या लगता है आपको इनके बच्चे जब पैदा होंगे तो क्या ये डॉक्टर बचपन से ही होंगे? नहीं ना, ये डॉक्टर बने हैं इनके रहन सहन के कारण, इनकी शिक्षा के कारण ये डॉक्टर बने। लेकिन जब इनके बच्चा पैदा होगा तो बच्चे में जो लक्षण होंगे वो इनके जीन का लक्षण गया होगा, ना कि इनका नॉलेज चला गया होगा, ना ही इनका जलवायु चला गया होगा, ना ही इनके रहन सहन का तरीका। ये तो पेरेंट के साथ रहते रहते वो सीखेंगे क्या किस तरह से कौन सा भोजन लेना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह का पोशाक पहननी चाहिए। तो ये तो पेरेंट के साथ रहते रहते सीखेंगे। यानी कि जो दैहिक या कायिक विविधता होती है वो अवंशानुगत होते हैं, वह जो है संतति में स्थानांतरित नहीं होते हैं। अगर ये स्थानांतरित होने वाली बात होती तो डॉक्टर का बेटा 100% डॉक्टर ही पैदा होता। वो पैदा होते के साथ ही क्या है, वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है ना। किसान का बेटा किसानी पैदा होता, खड़ा हो जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होने के साथ वो क्या है, किसानी करना शुरू कर देता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दैहिक विविधता या कायिक विविधता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। बात क्लियर है। लेकिन जो आनुवंशिक विविधता होती है, आनुवंशिक पदार्थ में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जीन में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, वो जो है वंशानुगत होते हैं। वो एक व्यक्ति से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, जनको एवं संतानों तथा संतानों के मध्य। जनको एवं संतानों समझ गए ना, माता पिता और उनके बच्चे, तथा संतानों मतलब उनके 2-3 बच्चे हैं, भाई बहन। संतानों के मध्य पाई जाने वाली विविधताएं जो जीनों के संरचना यानी कि जीन्स, क्रोमोसोम पे जो जीन्स था जो कि लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जीन्स में अंतर के कारण उत्पन्न हुए हैं, आनुवंशिक विविधता या हेरिडेटरी वेरिएशन कहलाते हैं। और ये विविधताएं वंशानुगत होते हैं। ठीक है ना। तो डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर पैदा नहीं होगा, किसान का बेटा कभी किसान पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर मदर की आई जो है ब्लू है तो ये हो सकता है कि बच्चे का आई भी क्या हो, ब्लू हो। अगर फादर का जो हेयर है वो ब्राउन है तो ये हो सकता है कि जो बच्चा जो संतति जन्म लिया है उसका जो हेयर है वो क्या है, ब्राउन हो। तो जीन्स, ये जो जेनेटिक मटेरियल पे उपस्थित जो जीन्स है उसमें अगर भिन्नता है तो बच्चे में वो स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन दैहिक या कायिक विविधता कभी बच्चे में स्थानांतरित नहीं होती है। तो आनुवंशिक विविधता और दैहिक विविधता के बीच में डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि आनुवंशिक विविधता क्या होता है। तो जनकों एवं संतानों के मध्य पाई जाने वाली वो विभिन्नता है जो जीनों के संरचना के कारण उत्पन्न हुए हैं, उसको आनुवंशिक विविधता या फिर हेरिडेटरी वेरिएशन कहेंगे। और ये वंशानुगत होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है ना बाबू, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो वेरिएशन पीरियड होते हैं, ये जो विभिन्नता देखने को मिलती है वो लैंगिक जनन में देखने को मिलती है। तो लैंगिक जनन के दौरान ऐसा क्या होता है कि मदर के लक्षण जो है बच्चे में आते हैं, फादर के लक्षण भी कहाँ आ जाते हैं, बच्चे में आते हैं। तो मदर और फादर दोनों के लक्षण बच्चे में किस तरह से स्थानांतरित होते हैं, हम इस चीज का सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि जो
लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या के साथ क्या होता है हमको नंबर के साथ बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ह्यूमन का एग्जांपल लेके आगे चलेंगे, मनुष्य का एग्जांपल लेकर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात को समझते हैं कि लैंगिक जनन के साथ गुणसूत्रों के साथ होता क्या है, उसकी संख्या के साथ क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। तो हमको पता है कि मनुष्य के जो शरीर होता है उसकी समस्त कोशिका जो होती है द्विगुणित होती है। हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं सारे के अंदर सारे सेल्स जो है डिप्लॉइड सेल हैं। क्यों? क्योंकि हर एक सेल के अंदर, हमारी हर एक सेल के अंदर जो गुणसूत्र है वो जोड़े में है। एक सेट जो है मदर से आया है और एक सेट कहां से आया है, फादर से आया है। तो हम जानते हैं मनुष्य के शरीर की समस्त कोशिका द्विगुणित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्र जोड़े में होता है। एवं प्रत्येक कोशिका, अगर एक कोशिका को निकाल दिया जाए और उसके केंद्रक को रीड किया जाए तो पता चलेगा कि एक केंद्रक में हमको जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं और सबका सब गुणसूत्र जो है जोड़े में होते हैं, यानी टोटल 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है कि मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, मतलब 23 जोड़ा होता है। नीचे आप देख लीजिए बाबू, ये पहला जोड़ा है। ये इससे क्या किया, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको जो है ये क्रोमोसोम देखने को मिला और ये क्रोमोसोम जो है हमने इसको बड़ा करके दिखाया और यहाँ क्या देखने को मिला, ये पहला जोड़ा है। समान आकृति और समान लक्षण के जीन इस पे प्रेजेंट है। ये दूसरा है, तीसरा है, ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ही करके क्या है ये 22वें जोड़े तक। ये 23वां जोड़ा जो है ये आपको क्या है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। समझते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो जो हमारे पास जितने भी गुणसूत्र है, यहाँ पर जितने भी आपको गुणसूत्र देखने को मिल रहा है, ये सारे गुणसूत्र को जो है दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला जो क्रोमोसोम का टाइप है वो कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी हमने ये इस चीज का चर्चा किया कि हमारी जो एक सेल है उस सेल के अंदर जितने भी गुणसूत्र है उसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो कैटेगरी हो गया वो है कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम। दूसरा जो कैटेगरी है लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर ना। तो अब हम बात को समझेंगे कि इसमें कौन सा कायिक गुणसूत्र है और कौन सा लिंग गुणसूत्र है। तो ध्यान रखना है बाबू, हमारे शारीरिक संरचना जो बेसिक, एक ह्यूमन की जो बेसिक शारीरिक संरचना होती है उसके निर्माण करने वाले जीन्स जिस जिस गुणसूत्र पे होंगे वो सारे गुणसूत्र को हम लोग कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहेंगे। लिंग गुणसूत्र हमारे लिंग को डिसाइड करने वाला कि बच्चा जो है वो नर होगा या मादा, इस चीज को डिसाइड करने वाला जो गुणसूत्र होगा उसको बोलेंगे लिंग गुणसूत्र। यानी हमारे अंदर जो है शारीरिक संरचना को डिसाइड करने वाला जो भी जीन्स होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होते हैं। हमारे सेक्स को डिसाइड करने वाला जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। क्लियर ना बाबू। तो देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो दो तरह के देखने को मिलेंगे। 1 से लेकर 22 तक का जो जोड़ा है इसको हम लोग ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं और आखिरी का जो 23वां जोड़ा है इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि आप पहले के चैप्टर में या पहले जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम दोनों को बारी बारी से समझते हैं। ये कायिक गुणसूत्र ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या होता है। शारीरिक संरचना एवं उनके लक्षणों का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होंगे कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोमल क्रोमोसोम, या फिर इसको शॉर्ट में ऑटोसोम्स भी कह सकते हैं। क्लियर ना। तो शारीरिक संरचना एवं उसके लक्षणों का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स कहलाएंगे। शारीरिक संरचना का क्या मतलब है, अब बात को समझते हैं बाबू कि नर और मादा में के गुणसूत्रों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। बेसिक डिफरेंस ये होता है बाबू कि सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में अंतर होता है। अगर गुणसूत्र में डिफरेंसेस की बात करें तो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में अंतर होता है। जो मदर होते हैं, सॉरी जो मदर नहीं, जो लेडी होती है, जो फीमेल होते हैं, ये जो है फीमेल है, सॉरी हाँ ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, ठीक है ना। हमारे पीछे पिक्चर दिख रहा होगा, एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर। अब जरा सा एक बात बताइए कि इन दोनों में क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस, क्या समानता है। तो समानता ये है बाबू कि इन दोनों का जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम मतलब क्या, 1 से लेकर जो 22वां क्रोमोसोम है वो समान है। इसमें भी ऑटोसोम जो है वो कितने हो जाएंगे, तो 44 है, और इनके पास भी ऑटोसोम कितने हैं, 44।
ठीक है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में अंतर है। सेक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है कि नर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, यानी ये वाला एक बड़ा और एक क्या छोटा। तो सेक्स क्रोमोसोम जो नर के अंदर होता है वो XY होता है और मादा के अंदर जो होता है वो क्या होता है X और X होता है। यानी सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंसेस है, ऑटोसोम्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ऑटोसोम में डिफरेंस नहीं है, इसी कारण से जो मेल के अंदर, फीमेल के अंदर भी जो हड्डियां होगी वो 206 होगा, मेल के अंदर भी हड्डियां क्या होगा 206 होगा। फीमेल की भी जो आई होगी वो 2 ही होगा, मेल का भी आई जो होगा वो 2 ही होगा, ठीक है ना। फीमेल का के पास भी 2 ही किडनी होगा और मेल के पास भी क्या है 2 ही किडनी होगा। फीमेल के पास भी क्या है कि 2 फेफड़े होंगे और मेल के पास भी क्या है 2 फेफड़े होंगे। तो ये जो समान है, ये जो समानता आपको देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल के बीच में, वो किसके कारण, ऑटोसोम्स के कारण, ठीक है ना। तो ऑटोसोम्स यानी 1 से लेकर जो 22 तक के गुणसूत्र है वो समान है, ठीक है ना। इसी कारण से नर और मादा दोनों में जो है समानता आपको देखने को बेसिक 6 पे देखने को मिल जाता है। अगर मेल ह्यूमन के जो फीमेल है इसके पास एक स्टोमक है, एक पेट है, तो मेल के पास भी एक पेट है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी ऑर्गन है, हर एक छोटा से छोटा कैरेक्टर के लिए हमारी प्रत्येक सेल के क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर का जो जीन्स है, हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर का जो जीन्स है वो किस पे है, तो 1 से लेकर 22वें गुणसूत्र पे है, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि मनुष्य के अंदर वह कौन सी गुणसूत्र है जो सबसे बड़ी है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है और क्रोमोसोम नंबर 22 जो होता है ये सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। सबसे अधिक जो जीन्स पाए जाते हैं वो गुणसूत्र संख्या 1 पे, यानी 1 पे, क्योंकि बड़ा है तो जीन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो गुणसूत्र 1 पर जो जीन्स होते हैं ये सबसे अधिक की संख्या में होता है और वाई के पास जो है कम की संख्या में होता है। तो ये चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि मनुष्य का जो गुणसूत्र है उसमें सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन है, तो क्रोमोसोम नंबर 1। सबसे छोटा कौन है, तो क्रोमोसोम नंबर 22। क्लियर ना बाबू, क्रोमोसोम 22। तो चलिए यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई कि शारीरिक संरचना एवं उसके लक्षणों को निर्धारण करने वाला गुणसूत्र जो है उसको कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम, क्रोमोसोम कहते हैं और या फिर ऑटोसोम्स कहते हैं। इसकी संख्या जो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कितनी होती है, 44 यानी 22 जोड़ा। ऑटोसोम्स जो है कॉमन है मेल में भी और फीमेल में भी। डिफरेंस कहाँ है, सेक्स क्रोमोसोम में, कि मेल में जो होता है वो XY होते हैं और फीमेल में क्या होता है X और X होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने वाले जीन होंगे वो होते हैं X क्रोमोसोम पर। सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने वाले जो जीन होंगे वो X क्रोमोसोम पे और Y क्रोमोसोम पे। क्लियर ना। तो फीमेल के जो जितने भी लक्षण है, फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर का जितने भी लक्षण है वो X क्रोमोसोम पे, और मेल के रिप्रेजेंटेटिव के जो भी लक्षण होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो क्रोमोसोम नंबर 22 पे होते हैं। क्लियर ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि ऑटोसोम्स क्या होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर जो 22 तक का गुणसूत्र होता है उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये हमारे दैहिक संरचना का निर्माण करता है और इसी कारण से हमारी जो दैहिक संरचना, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, ये दोनों में आपको समान देखने को मिलता है। हाँ, कुछ लैंगिक स्तर पे अंतर देखने को मिलता है जो कि लिंग गुणसूत्र के कारण होता है, और वो लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर जो है XX होते हैं, ठीक है ना। तो कायिक गुणसूत्र समझ गए, 1 से लेकर 22वां जोड़ा जो है वो कायिक गुणसूत्र है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, तो आखिरी का जो 23वां जोड़ा है, ये लास्ट वाला आखिरी का जो 23वां जोड़ा है ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो मनुष्य के लिंग का निर्धारण करने वाली जो गुणसूत्र है उसको लिंग गुणसूत्र कहेंगे या सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। लिंग गुणसूत्र कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। और ये जो है 23वां जोड़ा होता है मेल के अंदर, हमने बताया भी अभी, मेल के अंदर क्या होगा X और Y, और फीमेल के अंदर क्या होगा X और X होंगे। क्लियर ना। तो लिंग का निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र होगा वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात को हम समझते हैं कि यहाँ पे होता एक्चुअली में क्या है बाबू। आप जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, आप जब oogenesis पढ़ रहे थे, तो आप वहां पर क्या ऑब्जर्व किए थे,
आप वहां पे क्या ऑब्जर्व किए थे कि जो जर्मिनल सेल में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं वही बच्चे में स्थानांतरित होता है। हमको मदर से क्या मिला है तो सिर्फ उनका एक सेट गुणसूत्र, हमको फादर से क्या मिला है तो सिर्फ और सिर्फ एक सेट गुणसूत्र, और उसी की वजह से हम जो है हमारे कुछ लक्षण मदर से मैच कर रहे हैं और कुछ लक्षण किससे कर रहे हैं, फादर से मैच कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि हमारे प्रत्येक सेल के पास जो गुणसूत्र होता है वो जोड़े में होते हैं, प्रत्येक सेल के पास जो गुणसूत्र होता है वो जोड़े में होते हैं, लेकिन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करते करते ये जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो गुणसूत्रों में जो गुणसूत्र होते हैं वो आधा होता है। आधा का मतलब क्या, अगर जर्मिनल सेल है, जर्मिनल सेल आप जानते हो बाबू जिससे गैमीट बनता है, जिससे युग्मक बनते हैं, जर्मिनल सेल जो कि ओवरी में भी देखने को मिला था और टेस्टिस में भी जर्म सेल देखने को मिला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जोड़े में गुणसूत्र है, या इसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल किया, डबल करके ये डिवाइड हो गया, मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद ये क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, और एटलीस्ट ये जो है गैमेट बन गया, आगे चलकर ये स्पर्म बना लेगा। और तो गैमेट के अंदर हमको क्या मिलेगा, युग्मक के अंदर, स्पर्म के अंदर क्या मिला हमको, तो हमको क्या मिला बाबू, सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्र। यही गुणसूत्र जो है बच्चे में स्थानांतरित होता है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, आपने oogenesis पढ़ा है, हाँ या ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस में होता है, मेल के टेस्टिस में होता है, स्पर्मेटोगोनियम से, हाँ या ना। स्पर्मेटोगोनियम जो थे वो क्या था, 2n था। इसके अंदर जो गुणसूत्र था आपने देखा था 46 गुणसूत्र था, 2n है तो 46 हो जाएगा। ये क्या करते हैं, अपने गुणसूत्र को डबल कर लेते हैं, डबल करके मियोसिस फर्स्ट करते हैं, फिर मियोसिस सेकेंड करते हैं, और तब जाकर सिंगल सिंगल जो है ये जोड़े में, जो जोड़े में आपको देखने को मिल रहे थे वो अब सिंगल सिंगल की स्थिति में आके स्पर्म के जो न्यूक्लियस होगा उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं, हाँ या ना। oogenesis के दौरान भी ऐसा ही हुआ कि जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल था जिसको ओगोनियम कह रहे थे, इसने भी क्या किया, अपने गुणसूत्र को सबसे पहले, इसके पास जोड़े में था गुणसूत्र को, इसने क्या किया, डबल किया, उसके बाद फिर ये गुणसूत्र डिवाइड हो गया, मियोसिस फर्स्ट फिर मियोसिस सेकंड, ये हो गया मियोसिस फर्स्ट, ये हो गया मियोसिस सेकंड, और देन आफ्टर बना था क्या, ओवम, और ओवम जो बना था इस दोनों के बीच में क्या, वो फर्टिलाइजेशन। तो मदर से हमको क्या मिला है, फादर से हमको क्या मिला, या फिर किसी भी जनक को, किसी भी बच्चे को जनक से बेसिकली क्या मिलता है, तो उसका सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम मिलता है, और वो एक सेट क्रोमोसोम से ही मदर के लक्षण जो है बच्चे में दिखने लगता है, फादर के लक्षण बच्चे में दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्रोमोसोम के पास ही कुछ फैक्टर्स थे जो मदर के लक्षण को हमारे अंदर ला रहे थे, फादर के लक्षण को हमारे अंदर ला रहे थे, ठीक है ना, और उसको हम जीन कहते हैं। देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान इग जो है वो अगुणित है, स्पर्म क्या है, अगुणित है, और ये दोनों आपस में मिल जाता है, बन जाता है जाइगोट। अब देखिए मदर और फादर से क्या मिला है, तो सिर्फ उनका क्रोमोसोम, और ये आगे बनकर ये बच्चे में या बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इस क्रोमोसोम की वजह से बेबी में क्या देखने को मिलेगा, मदर के लक्षण और फादर के लक्षण और मदर के लक्षण दोनों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि यदि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर और फादर का क्रोमोसोम ही मिलता है, तो मतलब क्रोमोसोम के पास ही वो फैक्टर्स हैं जो मदर के लक्षणों को ढोकर बच्चे में लाया और फादर के लक्षणों को ढोकर कहां लाया, बच्चे में लाया। और कुछ तो मिलता नहीं है बाबू, आप अच्छे से पढ़ चुके हो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रक्रिया, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मदर और फादर से हमको उनका क्रोमोसोम ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। चलिए ठीक है, और उसी क्रोमोसोम की वजह से जो है हम मदर के जैसे हमारे अंदर लक्षण आ जाते हैं, फादर के जैसे हमारे अंदर लक्षण आ जाते हैं, और कुछ लक्षण डिफरेंस भी होते हैं, वो उसका रीजन है क्रॉसिंग ओवर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो लैंगिक जनन में क्या है, प्राय दो विपरीत लिंग वाले मनुष्य भाग लेते हैं, क्योंकि वेरिएशन तो लैंगिक जनन में ही क्रिएट होते हैं ना बाबू। तो लैंगिक जनन में प्राय दो विपरीत लक्षण वाले मनुष्य भाग लेते हैं, जिसमें से एक नर होता है और दूसरा क्या होता है, मादा होता है। नर मनुष्य के प्रत्येक कोशिका अर्थात जो जर्म कोशिका है, ठीक है ना, जनन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन सी सेल, हमारे हाथ के सेल, हमारे पैर के सेल, हमारे नाखून के सेल, हमारे हेयर के सेल, नहीं, जनन में पार्टिसिपेट करता है जर्म सेल यानी जर्मिनल सेल, जो कि मेल के अंदर होता है आपका टेस्टिस के अंदर, और फीमेल में जो होता है ओवरी में होता है, ठीक है ना। तो नर मनुष्य के प्रत्येक कोशिका अर्थात जर्म कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 14 को जो है ऑटोसोम होता है, 14 जो है वो क्या होता है,
ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, एलोसोम भी हम इसको कहते हैं। तो 14 जो है ऑटोसोम होता है और 2 जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। आपको अच्छे से पता है जो अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित कोशिका अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ऐसे ही होता है ना बाबू, द्विगुणित सेल था, 2n सेल था, ये क्या किया, मियोसिस फर्स्ट किया और फिर क्या किया, मियोसिस सेकंड किया, और तब जाकर गुणसूत्रों की संख्या जो जोड़े में थी वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो क्या हुआ, जिसके अंदर क्या होता है कि जो जर्म कोशिका है, मेल के अंदर जो जर्म कोशिका, टेस्टिस में जो जर्म कोशिका थी उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या इनिशियल फेज में कितना था, 44, A प्लस 2S का मतलब हो गया 44 ऑटोसोम और 2 जो है सेक्स क्रोमोसोम। अर्धसूत्री विभाजन वो करती है और अगुणित कोशिका का निर्माण करती है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, ठीक है ना। अब इस शुक्राणु में हमको क्या मिलता है, गुणसूत्र सिर्फ 23 गुणसूत्र ही मिलते हैं। 23 गुणसूत्र यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। 23 गुणसूत्र मिलते हैं जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में या तो X होगा और या तो Y मिलते हैं, ठीक है ना। वही मादा के अंदर देखा जाए तो उनकी जो जर्मिनल कोशिका है उसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। मदर के भी जर्म सेल में 46 और फादर के जर्म सेल में भी 46, ठीक है ना। 46 होते हैं जिसमें से 44 जो होता है वो ऑटोसोम होते हैं, 2 जो होते हैं सेक्स गुणसूत्र होते हैं। जो इनमें भी मदर में भी और जो है मियोसिस होता है तब जाकर अंडाणु बनता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या मिलती है, आधी मिलती है। 23 गुणसूत्र मिलते हैं यानी कि 22A प्लस 1S, 22 ऑटोसोम और 1 जो है सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, क्लियर ना। अब क्या होता है कि युग्मक निर्माण होता है, इसमें भी 23 और स्पर्म में भी 23 दोनों मिलते हैं तो फिर से क्या बन जाता है, 46 बन जाता है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना, युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मकों का संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं और इस जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और जाइगोट में आपको युग्मनज में समसूत्री विभाजन करती है एवं मनुष्य के प्रत्येक अंगों का निर्माण करती है। तो क्या होगा कि यहाँ पर 23 गुणसूत्र हमको मदर से मिले, 23 गुणसूत्र हमको फादर से मिले और दोनों मिलकर हमारे अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ गई, 46 आ गई। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इसलिए होता है, गैमेट फॉर्मेशन इसलिए होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिटेन रह सके। मदर में 46 है तो बच्चे में भी 46 होना चाहिए, फादर में 46 है तो बच्चे में भी 46 होना चाहिए, क्योंकि 46 गुणसूत्र होंगे तभी मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। गुणसूत्र की संख्या घट जाएगी तो कैरेक्टर बदल जाएंगे बाबू, ठीक है ना, हम आगे देखेंगे। तो क्या हो गया कि जिसके अंदर क्या आपने देखा कि युग्मनज बन गया, युग्मनज में आपने देखा गुणसूत्रों की संख्या अगेन क्या हो गया, 46, जो कि मदर के पास भी थे और फादर के पास भी 46 हो गया। गुणसूत्रों की संख्या समान, मतलब जीव जो है समान होंगे, समान को ही उत्पन्न करते हैं। युग्मनज जब बन जाता है तब इसमें विदलन की प्रक्रिया यानी समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है और तब जाकर इन्हीं एक कोशिका डिवाइड करके उनके हाथ पैर लंग्स किडनी गुर्दे जो भी हो पूरे जीव का निर्माण कर लेता है। तो यानी युग्मनज समसूत्री विभाजन करती है, वह मनुष्य के प्रत्येक अंगों का निर्माण करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो प्रत्येक अंगों में जो सेल होंगे बाबू वो द्विगुणित सेल होंगे और वो द्विगुणित सेल में से आधा गुणसूत्र मदर से आया है, आधा गुणसूत्र फादर से आया है। अर्थात लैंगिक जनन के दौरान सर्वप्रथम गुणसूत्रों की संख्या जनकों की द्विगुणित कोशिका की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। लैंगिक जनन के दौरान जो द्विगुणित सेल जर्म सेल थी वो क्या हो गई, अर्धसूत्री विभाजन करके गुणसूत्रों की संख्या पहले क्या की, आधी की। तो दोनों मदर और फादर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पहले आधा हुआ, फिर बच्चे में क्या हो गया, डबल हो गया, यानी मदर और पेरेंट के समान हो गया, मदर और पिता के समान हो गया, ठीक है ना। तो अर्थात लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्थात लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, सर्वप्रथम गुणसूत्रों की जो संख्या है जनक यानी मदर और फादर की द्विगुणित कोशिका की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है एवं पुनः संतति में दोनों जनकों के गुणसूत्र पुनः जुड़ जाते हैं, जिससे संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनकों में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर। यानी जनक में 46 थे तो बच्चे में भी क्या हो गया, 46 हो गया, ठीक है ना, बच्चे में भी 46 हो गया। इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों बता रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उपर्युक्त कथनों से यह ज्ञात होता है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति है उसके प्रत्येक कोशिका में उपस्थित जो गुणसूत्र है उसका एक सेट यानी एक से लेकर ये ऐसे करके गुणसूत्र थे ना बाबू, एक से लेकर जो 23 गुणसूत्र मिले हैं वो मदर से और फिर एक से लेकर 23 गुणसूत्र जो मिले हैं वो किससे मिले, फादर से। तब जाकर बच्चे में टोटल कितने गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है। तो तथा
उपर्युक्त कथनों से यह ज्ञात होता है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति के प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों का एक सेट मदर से मिलता है और एक सेट किससे मिलता है, फादर से मिलता है, तथा गुणसूत्र ही वह पदार्थ है जो जनकों से संतति में, आपने देखा ना जनक से हमको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्र ही मिलता है, तो जनकों से संतति में स्थानांतरित होता है एवं संतति में अपने लक्षणों को भी अपने साथ लेकर आता है। गुणसूत्र ही वह पदार्थ है जो जनक से संतति में आते हैं और संतति के लक्षण अपने साथ लेकर आते हैं, इसी वजह से जो संतति है वो जनकों के समान देखने को मिलता है। प्रत्येक गुणसूत्र अपने साथ हजारों लक्षणों को लेके आते हैं, एक गुणसूत्र पर हजारों जीन्स होते हैं और हर एक जीन स्पेसिफिक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर बाबू, यहाँ पर सबसे पहला जीन आपको देखने को मिल रहा है, नीचे आप पिक्चर देख लीजिए, ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है कि यह एक गुणसूत्र है और इस पर आपको लाइनिंग दिखा रहा है कि इस पर बहुत सारे जीन्स है, बहुत सारे जीन्स मतलब एक गुणसूत्र पर हजारों जीन्स होते हैं, एक गुणसूत्र पर हजारों जीन्स होते हैं, हजारों जीन पाए जाते हैं और हर एक जीन एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। क्लियर ना बाबू? तो हमारे अंदर जो भी लक्षण दिख रहे हैं वो जीन्स के कारण ही दिख रहे हैं और वो सारे जीन्स हमको कहां से मिले हैं, तो गुणसूत्र के साथ हमारे पास आया है, वो मदर और फादर से आया है, एक सेट मदर से और एक सेट कहां से, फादर से। तो प्रत्येक गुणसूत्र जो है अपने साथ हजारों लक्षणों को लेकर आता है, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र हजारों जीनों से निर्मित होता है। हर एक गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, इस जगह पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आई कलर का जीन है, इस जगह पे बताया जा रहा है हेयर कलर का जीन है, स्किन कलर का जीन है, नोज का जीन है, नोज के साइज का जीन है, नोज के शेप का जीन है, आई कैसा होगा, आई का आकार कैसा होगा इसके जीन है, हेयर के टेक्सचर कैसे होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लैक होंगे इसके जीन है, ईयर का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा, हर एक चीज के लिए जीन्स है। हमारे पास 2 हाथ होने चाहिए उसके भी जीन्स होंगे, हमारे पास 5 उंगली होनी चाहिए उसके भी जीन्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो जितने भी लक्षण हमारे पास हमारे अंदर देखने को मिल रहा है और सब वो जीन्स के कारण है। और जीन्स हमारे पास कैसे आया है, गुणसूत्र की सहायता से, गुणसूत्र के साथ से हमारे अंदर आया है और वो मदर और फादर से आया है, इसीलिए वो जीन्स जो है हमको मदर और फादर जैसा दिखावट प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर ना? प्रत्येक जीन कम से कम एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। हम आगे देखेंगे कि एक जीन जो है एक से अधिक लक्षण को भी पर भी अपना प्रभाव डालता है, लेकिन अभी सिंपली समझ लेते हैं कि अगर हमारे अंदर जो आया है आई कलर का जीन तो जोड़े में होंगे, स्किन कलर का जीन जोड़े में होंगे, नोज साइज का जीन जोड़े में होंगे, नाक के आकार का, आकृति का, मुंह का, नाक का, हाथ का, पैर का, जितने भी जीन्स है सब जोड़े में आएंगे। मदर से आएंगे एक और एक फादर से, और दोनों ने क्या कर लिया, जोड़ा बना लिया। तो गुणसूत्र जोड़े में है तो जीन भी क्या होंगे, जोड़े में देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक जीन कम से कम एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। याद रहे, प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, अर्थात आपने देखा ना कितना 23 जोड़ा यानी जोड़े में होता है। एक कहां से आया, मदर से, एक कहां से आया, फादर से। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बाबू, क्योंकि पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है इसी जोड़े को समझना है, ठीक है। तो अतएव जीन भी जोड़े में होते हैं, जो एक माता से और तथा एक दूसरा किससे मिलता है, पिताजी से मिलता है। तो यहाँ पर अब आपने समझा कि गुणसूत्रों के साथ क्या होता है। तो गुणसूत्रों के साथ, लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के साथ क्या हुआ, सबसे पहले गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई और फिर आधी गुणसूत्र मिलकर उसने फिर से जोड़ा बना लिया, जो कि बच्चे में स्थानांतरित हो गया, जिससे बच्चे का निर्माण हो गया। तो ये था गुणसूत्रों के साथ लैंगिक जनन में क्या होता है, ठीक है ना। और हमारे अंदर मदर से कैरेक्टर कैसे आए, फादर से कैरेक्टर आए, इस चीज को भी आपने समझने का कोशिश किया, ठीक है। इसके आगे समझते हैं जीन से आप क्या समझते हैं। गुणसूत्र तो समझ लिया और क्लास 11 में भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं बाबू गुणसूत्र के बारे में, उसके शेप के बारे में, साइज के बारे में, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, ये सारा कुछ हम बात कर चुके हैं। हालांकि हम आगे के कुछ समय के बाद हम उस चीज को फिर से रिपीट करेंगे। तो जीन से आप क्या समझते हैं। तो हमने क्या बताया बाबू कि ये जो गुणसूत्र है, ये जो हमने गुणसूत्र बनाया, ठीक है ना, हम मान लेते हैं एक गुणसूत्र हमने बनाया, तो इसके ऊपर क्या है, ये गुणसूत्र जो बना होता है, ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि ये जो गुणसूत्र बना होता है वो डीएनए से बना होता है। ये गुणसूत्र जो होता है, डीएनए जो होता है बाबू वो ऐसा होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो बातें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो ये बातें जो है आपको इतनी अच्छे से समझ में आने लगेगी कि आप जो जेनेटिक्स के फील्ड में जो है काफी अच्छे नॉलेज को रखोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस को रखना है, ठीक है ना बाबू। तो हमने क्या देखा
कि ये गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र किससे बना हुआ है, तो धागे जैसी संरचना से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। किससे बना होता है, डीएनए। और डीएनए का वह छोटा खंड, डीएनए का वह छोटा खंड जो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करे, किसी एक ट्रेट को प्रदर्शित करे, उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है ना। तो एक जीन एक लक्षण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। हमारे पास अगर हमारी आई जो है ब्लैक है, इसका मतलब हमारे पास जीन आए थे, किसके थे, ब्लैक आई के जीन थे। हमारे हेयर जो है ब्लैक है, इसका मतलब हमारे पास जो जीन है वो ब्लैक के जीन है। क्लियर ना। ब्राउन होते तो आप अंदाजा लगा लेते कि हमारे अंदर जो जीन आया है वो ब्राउन जीन है। ठीक है। ब्राउन कैरेक्टर को प्रदर्शित करने वाला जीन था। तो जीन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जीन? यह वंशागति की सबसे छोटी इकाई है। इंपॉर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से उस ऑप्शन का चुनाव कीजिए जो वंशागति की सबसे छोटी इकाई है। तो वंशागति की सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन है। ठीक है ना। गुणसूत्र जो है वंशागति की सबसे बड़ी इकाई होती है। ये बात समझिए, छोटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक जीन जो है एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। एक जीन जिसके अंदर हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे बाबू कि कोई जीव है और उसमें हमको किसी नए लक्षण को लाना है, तो उस लक्षण के लिए हम क्या करते हैं, उसके जीन में मिलावट कर देते हैं, उस लक्षण का जीन डाल देते हैं, जिससे वो नया जीन जो है उस जीव के अंदर जाकर नए कैरेक्टर को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, बायोटेक में जब हम जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक जीन क्या करता है, एक लक्षण को प्रदर्शित करता है, लेकिन एक गुणसूत्र जो है इसके पास बहुत सारे जीन होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक गुणसूत्र बहुत सारे लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब क्या है, जीन ही वो छोटी इकाई है जो लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो यह वंशागति की सबसे छोटी इकाई, वंशागति की सबसे छोटी इकाई जीन है, और वंशागति की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो गुणसूत्र है। ध्यान रखनी है, वंशागति की सबसे छोटी इकाई जीन है और वंशागति की सबसे बड़ी इकाई जो है वो गुणसूत्र है। ठीक है ना। एक गुणसूत्र पर कई जीन होते हैं, यही कारण है वंशागति की सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि एक गुणसूत्र जाएगा, अगर संतति में एक गुणसूत्र जाएगा तो उस गुणसूत्र पर जितने भी जीन होंगे वो सारे लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। एक जीन जाएगा तो वो सिर्फ एक ही लक्षण को प्रदर्शित करेगा। मतलब जो जीन होते हैं वंशागति की सबसे छोटी इकाई होती है और गुणसूत्र वंशागति की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक गुणसूत्र पर कई जीन देखने को मिलते हैं। ठीक है। यह डीएनए की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। कौन बाबू, जीन। जीन जो है डीएनए की सबसे छोटी इकाई। हमने अभी बताया ना कि जो क्रोमोसोम बने होते हैं वो धागा, उलझी हुई धागा के बने होते हैं। हम धागा को खोले तो ऐसे मिलेगा, इसको जूम करेंगे तो हमको मिलेगा डीएनए ऐसे, और इसके जो छोटे छोटे खंड होंगे जो एक लक्षण को प्रदर्शित, ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बाबू, इसी के छोटे छोटे जो खंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो अगर आपसे जीन का डेफिनेशन पूछे कि बताइए जीन क्या होता है, तो आप आंसर कीजिएगा कि सर जी जीन जो है डीएनए का वह खंड होता है जो विशेष प्रकार के लक्षण प्रदर्शन हेतु प्रोटीन का निर्माण करती है। तो डीएनए जो जीन जो होता है डीएनए की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है जिसमें किसी विशेष लक्षण के प्रदर्शन हेतु प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। प्रोटीन निर्माण की सूचना, प्रोटीन बनेगा तभी लक्षण दिखेंगे बाबू। हम अब देखते हैं ना कि किसी का बाल सफेद होने लगता है तो आप बोलते हैं इसमें प्रोटीन की कमी है। इसका मतलब क्या है कि बाल को ब्लैक करने वाला प्रोटीन नहीं बन रहा है। यानी बाल को ब्लैक करना है तो उसके लिए प्रोटीन बनने चाहिए, बाल को ब्राउन करना है उसके लिए प्रोटीन बनने चाहिए। अगर वो बंद हो जाएगा, वो जीन काम करना बंद कर देगा, बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे। तो यही कारण है कि कोई भी लक्षण हमारे शरीर के अंदर जब प्रदर्शित होते हैं तो वो प्रोटीन बनाने के बाद प्रदर्शित होते हैं। तो और प्रोटीन बनाने का काम वो जो है जीन करता है। हम आगे देखेंगे कैसे करता है। अभी सिंपल है, डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन होता है जिसमें किसी विशेष लक्षण के प्रदर्शन हेतु प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। काफी डिस्टर्ब कर रहा है। सूचना निहित होती है। यह न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होता है। न्यूक्लियोटाइड्स, अगर आपसे पूछे कि बताइए जो डीएनए है वो किसका है, तो वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड्स से निर्मित होता है। हालांकि ये चीज आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम काफी डिटेल में बताएंगे। यह प्रत्येक क्रोमोसोम पर लंबवत होता है। जो जीन होते हैं ना बाबू, वो क्रोमोसोम, मान लेते हैं ये है क्रोमोसोम और इसके ऊपर ये जीन फर्स्ट है, जीन सेकंड है, जीन थर्ड है, जीन फोर्थ है, ये लंबवत स्थित होता है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन जो है लंबवत स्थित होते हैं। क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन प्रेजेंट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसको लोकाई या लोकस कहते हैं। इस जगह पर प्रेजेंट है तो इस जीन के लिए ये लोकस है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर लोकस
लोकस है। तो एक गुणसूत्र पर जिस जगह पर जीन प्रेजेंट होते हैं उस स्थान को लोकाई या लोकस कहा जाता है। तो गुणसूत्र का वह स्थान जहां पर जीन उपस्थित है उसको हम लोकस या लोकाई कहेंगे। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंपॉर्टेंट है, जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? जोहानसन ने 1906 ईस्वी में किया था। जीन के जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो जैव रासायनिक प्रकृति की खोज 3 वैज्ञानिक थे बाबू, अवेरी, मैकार्टी और मैक्लिओड्स ने 1944। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट को हम अभी थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन करते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको काफी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी सिंपल समझ लीजिए। एक मिनट बाबू। चलिए, तो जीन के जैव रासायनिक प्रकृति की खोज किसने किया था? तो अवेरी, मैकार्टी और मैक्लिओड्स ने 1944 ईस्वी में किया था। क्लियर ना बाबू? चूंकि मेंडल के समय में, अब फिर से मेंडल पे आते हैं, चूंकि मेंडल के समय में जीन की खोज नहीं हुई थी। अभी हम जानते हैं कि जैसा जीन व्यक्ति के पास होगा, जैसा जीन पौधे के पास होगा, जैसा जीन जो है जंतु के पास होगा, वैसे ही वो लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे। गाय के पास गाय के जीन है इसलिए गाय के लक्षणों का जीन है इसलिए वो गाय है। भैंस के पास भैंस के लक्षणों का जीन है यानी वो भैंस है। अगर मनुष्य के पास मनुष्य के लक्षणों का जीन है यानी कि वो मनुष्य है। क्लियर ना? लेकिन जो मेंडल थे उनको ये नहीं पता था कि जीन क्या होता है, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं, वो आज के डेट में पता है। ठीक है, लेकिन जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट पाइसम सेटाइवम यानी कि मटर के पौधे पे कर रहे थे जेनेटिक्स के बिहाफ में, तो उनको नहीं पता था कि जीन क्या होता है। लेकिन जीन किस तरह से काम करता है और वो किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसकी जानकारी उन्होंने ढूंढ निकाला। ठीक है ना? इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि मेंडल के समय में जीन की खोज नहीं हुई थी, तो मेंडल जीन के जगह पर वो फैक्टर वर्ड का प्रयोग करते थे, कारक वर्ड का प्रयोग करते थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? तो मेंडल जीन को क्या बोला करते थे? कारक बोला करते थे, फैक्टर बोला करते थे। ठीक है ना बाबू? चलिए यहां पर हम बात को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये चीज को समझ गए कि जीन क्या होता है। इसको वंशागति की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। यह क्रोमोसोम पे लंबवत स्थित होता है और ये एक जीन एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और डीएनए का यह सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। और जिस जगह पर क्रोमोसोम के जिस जगह पर जीन व्यवस्थित होते हैं उसको हम लोग लोकाई कहते हैं। क्लियर ना? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1906 ईस्वी में किया था और इसके रासायनिक प्रकृति की खोज अवेरी, मैकार्टी तथा मैक्लिओड ने 1944 ईस्वी में किया था। क्लियर ना बाबू? चलिए, चूंकि मेंडल को जो है जीन की कोई जानकारी नहीं थी, जीन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसलिए मेंडल जो है हमेशा जीन को जो है जीन के स्थान पर कारक वर्ड का प्रयोग करते थे या फिर फैक्टर वर्ड का प्रयोग करते थे। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात को समझते हैं। ठीक है ना? क्या बात को समझते हैं? ये है क्रोमोसोम बाबू, ये है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम को जब खोला तो यहाँ पर जो है सोलेनॉइड निकला। सोलेनॉइड को खोला तो यहाँ पर आपको जो डीएनए देखने को मिला। ठीक है, इसको जैसे ही खोलते जाओगे लंबा एक धागा जैसी संरचना मिलेगा। ये जो है डीएनए देखने को मिला और इस डीएनए का एक छोटा सा खंड को दिखाया गया है जिसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो डीएनए के छोटा खंड जो विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है, विशेष प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है, उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए ना, जीन्स एंड क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर आई कलर के लिए जो जीन है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम है और आई कलर का जो जीन है वो आप देख रहे हो, यहाँ पर आई कलर का जीन है, यहाँ पर हेयर कलर का जीन है। ठीक है, यहाँ पर स्किन कलर है, नोज साइज है, नोज शेप है, आई शेप है, हेयर टेक्सचर है, ईयर साइज है। आपको ये सारा आपको देखने को मिल रहा है। आपको कहाँ पे? क्रोमोसोम के ऊपर ये जो खंड देखने को मिल रहा है ये जीन्स है। ठीक है ना बाबू? चलिए, अगर आपको क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में जानकारी मिल गई तो अब हम थोड़ी सी आगे बात को बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कि समस्थानिक तथा विषम स्थानिक गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? समस्थानिक और विषम स्थानिक गुणसूत्र। अभी गुणसूत्र को समझा हमने, डीएनए को समझा था। पहले हमने समझा कि मनुष्य के अंदर 1 से लेकर 22 तक का जो गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ऑटोसोम होते हैं। लाखड़ी वाला जो होता है उसको हम लोग एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो
हमने देखा था सब जोड़े में प्रेजेंट था, हाँ या ना। नीचे भी देखिए ना, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। समस्थानिक या विषम स्थानिक, ठीक है। देखते हैं समस्थानिक गुणसूत्र, बस प्रत्येक कोशिका में एक मातृ गुणसूत्र तथा एक पैतृक गुणसूत्र होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये जोड़े में समान आकार एवं आकृति के होते हैं। कुछ समस्थानिक गुणसूत्र या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको 1 से लेकर आपको जो है 23वें जोड़े तक का गुणसूत्र आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें से कौन सा गुणसूत्र समस्थानिक है और कौन सा गुणसूत्र विषम स्थानिक है, ध्यान रखना है बाबू। 1 से लेकर जो 22वां जोड़ा है इसको हम लोग समस्थानिक, 1 से लेकर 22वें जोड़े तक का जो गुणसूत्र है उसको हम समस्थानिक कहेंगे। और आखिरी का मेल में आखिरी का जो गुणसूत्र होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि X और Y होता है, उसको हम विषम स्थानिक कहते हैं, ठीक है। बात को समझते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक मातृ गुणसूत्र तथा एक पैतृक गुणसूत्र होता है, जो कि जोड़े में होते हैं और समान आकार एवं आकृति होते हैं, उसको हम लोग समस्थानिक गुणसूत्र या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो प्रत्येक कोशिका में एक मातृ गुणसूत्र तथा एक पैतृक गुणसूत्र के जोड़े जो समान आकार एवं आकृति के होंगे, वही जोड़ा जो समान आकार और आकृति के होंगे उसको हम समस्थानिक गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। समस्थानिक गुणसूत्रों के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान पर, समान लोकेशन पर, समान लोकाई पर समान लक्षण के जीन उपस्थित होते हैं। ये दोनों जीन का प्रदर्शन समान या भिन्न हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना बाबू, ये जो है क्रोमोसोम है, ठीक है ना, हमारे पीछे दिख रहा होगा, ये जो है क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पर हम मान लेते हैं कि ये जो है पहला नंबर हमने क्रोमोसोम बनाया, दोनों समान आकृति और समान आकार का है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई जीन है तो यहाँ पर भी कोई जीन है, सेम लोकेशन पे। यहाँ पर जीन है तो यहाँ पर भी जीन है, यहाँ पर जीन है तो यहाँ पर भी जीन है, यहाँ पर भी जीन है, यहाँ पर भी जीन है, ठीक है। तो ये जो एक मदर से मिला है और एक किससे मिला है, फादर से मिला है। तो फादर से जो क्रोमोसोम नंबर 1 मिला है और मदर से जो क्रोमोसोम नंबर 1 मिला है, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ है। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक साथ है और समान आकृति और समान आकार का है, और दोनों पर जो जीन है वो समान लक्षणों के लिए प्रेजेंट है। मान लेते हैं मदर का जो हेयर कलर था, मदर का हेयर कलर के लिए जीन यहाँ है, तो फादर के हेयर कलर के लिए जीन यहाँ पे है। अब यहाँ पर आपको अगर मिल जाए, यहाँ पर फादर के हाइट का जीन यहाँ पे है तो मदर के हाइट का जीन जो है यहाँ पे, तो लक्षण समान है ना बाबू। समान लक्षणों के जीन समान स्थान पर प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसा कोई गुणसूत्र जो समान आकृति एवं समान आकार का हो, वैसे गुणसूत्र के जोड़े को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम या समस्थानिक गुणसूत्र। तो देखिए ना, 1 नंबर गुणसूत्र समान आकृति और समान आकार का और इस पर समान जीन प्रेजेंट है। दूसरे नंबर का समान आकृति और समान आकार और समान आकृति प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे करके जो 22वें तक का गुणसूत्र है, 1 से लेकर 22वें तक का, ये गुणसूत्र क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो प्रत्येक कोशिका में एक मातृ गुणसूत्र तथा एक पैतृक गुणसूत्र के जोड़े जो समान आकार एवं आकृति के होते हैं उसको समस्थानिक गुणसूत्र कहते हैं। और समस्थानिक गुणसूत्रों के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान पर समान लक्षण के जीन व्यवस्थित होते हैं। ये दोनों जीन का प्रदर्शन समान या भिन्न हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने क्या समान लक्षण के हेयर कलर के जीन यहाँ पे है, हेयर कलर के जीन यहाँ पर भी है और हेयर कलर के जीन यहाँ पर भी है, ठीक है ना बाबू। अब दोनों पर हेयर कलर के जीन प्रेजेंट है, ये भी हेयर कलर। लक्षण क्या है, बालों का रंग का जीन यहाँ है, बालों का रंग का जीन यहाँ है। लेकिन मदर से जो जीन आया है बालों के रंग के लिए वो ब्राउन है और फादर से जो आया है वो ब्लैक है, मान लेते हैं, ठीक है। मदर का जो हेयर कलर था वो ब्राउन था और फादर का हेयर कलर जो है वो ब्लैक है। तो मदर से ब्राउन वाला जीन आया, फादर से भी ब्लैक वाला जीन आया, लेकिन दोनों किस लक्षण को प्रदर्शित करेंगे, दोनों किस लक्षण को हैंडल करेंगे, तो वह हेयर कलर को। तो हेयर कलर एक लक्षण है जिसके लिए 2 जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पर समान लोकेशन या लोकाई पे प्रेजेंट है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। इसके प्रदर्शन में भिन्न या फिर आप समान, हमने बोला ना, अगर मदर वाला जीन ने खुद को प्रदर्शित किया, ध्यान रखना, जीन क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं तो जीन भी जोड़े में होते हैं, लेकिन प्रदर्शन कोई एक का ही होता है। कुछ केसेस में एक से अधिक जीन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक लक्षण के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरा जीन जो है अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर या तो बच्चे का जो हेयर कलर होगा वो मदर वाला शो किया तो ब्राउन हो जाएगा और फादर वाला शो किया तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएंगे। क्लियर ना।
तो इसीलिए कहा गया या तो अगर मदर और फादर दोनों का हेयर कलर ब्लैक होता तो समान जीन आता, मदर से भी ब्लैक जीन आता, फादर से भी ब्लैक हेयर कलर का जीन आता, लेकिन मदर का तो समान लक्षण हो जाता। तो जीन के जो लक्षण हो सकते हैं, जीन के जो प्रदर्शन हो सकते हैं वो समान या भिन्न हो सकते हैं। मादा मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 26 गुणसूत्र होते हैं और 26 का 26 गुणसूत्र होमोलोगस होते हैं। एक से लेकर उनका देखिए ये तो नहीं होगा ना, जो मेल होंगे उसमें आपको एक्स और वाई मिलेगा, एक्स बड़ा होगा और वाई छोटा होगा, तो समान आकृति और समान आकार, इस पे समान जीन भी नहीं होंगे। एक्स पर मादा लक्षण के जीन होंगे और वाई पर नर लक्षण के जीन होंगे, इसलिए ये जो है हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है। एक्स वाई जो होता है वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम होता है। लेकिन एक से लेकर फीमेल में एक से लेकर जो 22वां जोड़ा तक का गुणसूत्र होगा, 22वां क्या, इसके जगह पर कौन सा गुणसूत्र होगा, इसके। तो मादा में प्रत्येक कोशिका में सभी का सभी जो गुणसूत्र होंगे वो 46 का 46 गुणसूत्र जो होंगे वो समस्थानिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर एक गुणसूत्र की साइज बराबर होगी, उसका आकार बराबर होगा और समान स्थान पे समान लक्षणों के जीन उपस्थित होंगे, ठीक है। किंतु नर में 44 ही, 1 से लेकर 44 22वें जोड़े तक का गुणसूत्र ही आपका होमोलोगस होगा। अंतिम वाला क्या मिलेगा, हेट्रोलोगस, क्योंकि एक्स बड़ा होता है और वाई छोटा होता है। एक्स पर मादा के लक्षण होते हैं, वाई पर नर के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो होमोलोगस बात समझ में आ गई कि समान आकार, समान लंबाई और समान लक्षण के लिए जीन जिस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा वैसे क्रोमोसोम को हम होमोलोगस कहेंगे, ठीक है ना। विषम स्थानिक को क्या कहेंगे, समान आकृति और आकार समान नहीं होगा। इसका समान है, सबका समान है, लेकिन इसका समान आपको नहीं मिल रहा है। एक्स वाई का समान आकृति और आकार नहीं है, क्योंकि एक्स बड़ा है और वाई क्या है, छोटा है। तो ये जो क्रोमोसोम हो जाएंगे वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो क्रोमोसोम जाएगा हेट्रो। तो प्रत्येक कोशिका में एक मातृ गुणसूत्र तथा एक पैतृक गुणसूत्र के जोड़े जो भिन्न आकार और आकृति के, वो कोई भी क्रोमोसोम जो भिन्न आकार और आकृति के होंगे विषम स्थानिक गुणसूत्र या फिर हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। नर पर जो जीन होते हैं इस पर जीन जोड़े में नहीं होते हैं, यानी कि इसमें विषम स्थानिक में अगर देखा जाए तो जीन जो है जोड़े में नहीं होंगे। नर मनुष्य का जो लिंग गुणसूत्र है वो गुणसूत्र एक्स वाई है, एक्स और वाई। एक्स जो है बड़ा होगा और वाई क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो जो छोटा होगा बाबू, अभी ये बड़ा है तो इसके पास ज्यादा जीन है, छोटा है तो कम जीन है। इस पर जो भी जीन है वो मादा लक्षण को प्रदर्शित करेगा, इस पर जो भी जीन है वो नर लक्षण को प्रदर्शित करेगा। मतलब जीन का लोकेशन भी समान नहीं है, क्रोमोसोम का साइज भी समान नहीं है, दोनों का आकृति भी समान नहीं है। मतलब क्रोमोसोम एक्स और वाई जो है वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के एग्जाम्पल है। क्लियर ना। चलिए अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे एलील क्या होता है, ठीक है ना। एलील क्या होते हैं, तो यहां पर बात समझिए। जब हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, जीन के वैकल्पिक रूप का उपयोग में लाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी जीन को प्रदर्शित करना होगा तो उसके लिए हम किसी एक विकल्प का उपयोग में लाएंगे, कोई एक अल्फाबेट को उपयोग में लाएंगे। जीन को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस अल्फाबेट का प्रयोग में लाते हैं उस अल्फाबेट को हम लोग एलील कहते हैं या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी लक्षण के प्रदर्शन के लिए जीनों के वैकल्पिक रूप को, यानी जीन के स्थान पे हमने क्या किया, कुछ लेटर का प्रयोग किया, कुछ अल्फाबेट्स का प्रयोग किया। वो जो अल्फाबेट होगा उसको हम लोग एलील कहेंगे। क्या कहेंगे, एलील। जैसे अगर हमको दिखाना होगा कि इस क्रोमोसोम पर एक, ये जो है क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम है, एक मदर से आया है और एक किससे आया, फादर से आया है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देखिए यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है कैपिटल जी, ठीक है ना। तो हमने इस जीन को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया, एक अल्फाबेट को प्रयोग में लाया कैपिटल जी। तो कैपिटल जी क्या हो जाएगा, ये एलील हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीन के वैकल्पिक रूप को हम लोग एलील कह लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो जीन है इसको हमने प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल जी का प्रयोग किया, तो वैकल्पिक रूप हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही लंबाई को प्रदर्शित करना होगा तो हमने क्या किया, लंबाई के जीन को दिखाने के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया, और बौनेपन को दिखाने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया। जो बौना होगा उसके लिए स्मॉल टी, जो लंबा होगा उसके लिए कैपिटल टी, ठीक है ना। तो जीन को दिखाने के लिए, जीन को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस अल्फाबेटिकल वर्ड का अल्फाबेट को प्रयोग में लाते हैं उस अल्फाबेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे लंबाई को दिखाना होगा, लंबाई वाले जीन को दिखाना होगा कैपिटल टी, बौनेपन वाला जीन को दिखाना होगा स्मॉल टी। अगर हमको
हमको जो ब्लैक हेयर दिखाना होगा तो बी, ठीक है ना, ब्लैक हेयर। ब्राउन हेयर दिखाना होगा तो स्मॉल बी। क्या अब क्या है कि हमको पीला दिखाना होगा तो बाई, ग्रीन दिखाना होगा तो स्मॉल बाई, ठीक है ना। तो ये जीन के वैकल्पिक रूप हो गए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये जो है मदर से मिला है और ये किससे मिला है, फादर से, मॉम और डैड से, दोनों में जीन मिला। तो हम मान लेते हैं ये जो है मदर से ए जीन मिला, फादर से कैपिटल ए जीन मिला, ठीक है ना। मदर से जो है कैपिटल बी जीन मिला, तो इस जीन को दिखाने के लिए हमने बी को प्रयोग में लाया, इस जीन को दिखाने के लिए हमने स्मॉल बी को प्रयोग में लाया, ठीक है ना। इस जीन को दिखाने के लिए हमने जी और जी को लाया। तो अगर हमको यहाँ देखा जाए तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, तो क्रोमोसोम एक और ये क्या, दो क्रोमोसोम है। टोटल जीन्स कितने हैं, तो जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, एक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। तो ये पहले लक्षण का जीन है, दूसरे लक्षण का जीन है, तीसरे लक्षण का जीन है, यानी जीनों की संख्या कितनी है, 3 है। एलील्स कितने हो गए, यानी कि सारे जीनों को दिखाने के लिए हमने अलग अलग अल्फाबेट्स को प्रयोग में लाया है। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने हमने यूज किया, 6 अल्फाबेट्स यूज किए, ठीक है ना। यानी कि टोटल एलील्स की संख्या कितनी है, 6 हो गए, ये एलील्स हो गई, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई एक पौधा है, कोई एक पौधा है, ये कोई एक पौधा है, ठीक है ना। ये लंबा है, ये पौधा क्या है, ये पौधा लंबा है। तो लंबापन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल टी को प्रयोग में लाए। कोई एक पौधा है ये जो नाटा है, और इसको दिखाने के लिए हमने स्मॉल टी को प्रयोग में लाया। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है हाइट को प्रदर्शित कर रहे हैं, हाइट को प्रदर्शित कर रहा है। अगर पूछे पौधे का हाइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लंबा है। तो लंबा के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। अब बोलोगे बौना है, तो क्या करेंगे हम, स्मॉल टी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैकल्पिक रूप हो गया जीनों का, वैकल्पिक जीन को प्रदर्शित करने के लिए जिस अल्फाबेट्स को प्रयोग में हम लाते हैं उसको हम लोग एलील्स कह लेते हैं। किसी लक्षण के प्रदर्शन के लिए जीनों के वैकल्पिक रूप को हम विकल्पी या फिर क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एग्जांपल आपने कैपिटल टी यूज करेंगे, हम आगे स्मॉल टी यूज करेंगे, ब्लैक हेयर के लिए बी यूज करेंगे, आपको ब्राउन हेयर के लिए स्मॉल बी यूज करेंगे, येलो के लिए हम बाई यूज करेंगे, ग्रीन के लिए जो है स्मॉल बाई यूज करेंगे। तो ये सारे क्या है, तो एलील्स है। इसके आगे हम समझते हैं कि समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या समझते हैं, ठीक है ना बाबू। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि जीन को प्रदर्शित करने के लिए किसी एक कैरेक्टर, हमने क्या किया, एक कैरेक्टर को लिया था। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या किया, एक कैरेक्टर को लिया था, क्या, लंबाई। लंबाई के लिए कितने जीन होंगे, 2 जीन, एक जीन यहाँ पे और दूसरा जीन यहाँ पे, ठीक है ना। तो लंबाई के लिए, लंबाई क्या है, ये लक्षण है। हाइट क्या है, ये लक्षण है। और इस लक्षण के हमारे पास कितने जीन है, 2 जीन है। एक कैपिटल टी जो कि मदर से आया है, लंबा, मदर लंबा थे, कैपिटल टी। फादर जो थे वो नाटा थे, फादर जो नाटा थे, तो इससे आएगा स्मॉल टी। तो मदर से आया कैपिटल टी, फादर से आया स्मॉल टी, ठीक है ना। तो इसके जो जोड़े हैं, ये जोड़ा जब हम कर देंगे तो हम इसको युग्मज कहें, ठीक है ना। क्योंकि युग्मनज में क्या होता है, हर एक जीन जोड़े में होते हैं। तो समयुग्मजी, समान तरह के अगर जीन होंगे, मदर का भी हेयर कलर जो ब्लैक था और फादर का हेयर कलर भी ब्लैक था, तो जो जीन आए हैं दोनों से ब्लैक और ब्लैक के ही जीन आए हैं, तो ऐसे जीन के जोड़े को हम समयुग्मजी कहेंगे। अगर मदर का जो हेयर था वो ब्लैक था लेकिन फादर का हेयर जो है ब्राउन था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक मदर से आया जो कि कैपिटल भी और स्मॉल से आया जो फादर से आया वो स्मॉल बी, तो ये भी क्या कर रहा है, हेयर कलर को ही प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। इस चैप्टर को क्या है ना बाबू, क्लास में पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। चैप्टर में कुछ नहीं, काफी इजी चैप्टर है, बस कुछ फैक्टर्स को आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो समयुग्मजी को हम समझ रहे थे कि समान प्रकार का जीन का जब जोड़ा होगा तो उसको समयुग्मजी कहेंगे, अलग अलग जीन का जोड़ा होगा तो विषमयुग्मजी। एक ही लक्षण के समान जीन का जोड़ा होगा तो समयुग्मजी, एक ही लक्षण के अलग अलग जीन होंगे तो विषमयुग्मजी। जैसे देखते हैं, समयुग्मजी ऑर्गेनिज्म यानी कौन सा जीव को हम होमोजाइगस कहेंगे, कौन से जीव को हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो वैसा जीव जिसके समस्थानिक गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ रहे हैं ना, ये देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम का हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। समान आकृति और समान आकार और समान प्रकार के जीन एक ही जगह पर समान स्थान पर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए
किसी एक लक्षण के लिए समरूप एलील, एलील कर दीजिएगा इसको, उपस्थित हो समयुग्मजी जीव या होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है ना, क्या बोला गया कि वैसा जीव जिसके समस्थानिक गुणसूत्र पर एक लक्षण के लिए समरूप एलील प्रेजेंट हो, यानी दोनों एलील समान हो, दोनों जीन समान तरह के प्रदर्शन को प्रदर्शित करते होंगे। अगर मदर का जो जीन आया है वो ब्लैक है और फादर का भी जो जीन आया है वो ब्लैक हेयर का जीन है, मतलब दोनों जीन का जो जोड़ा है उस दोनों जीन में क्या है, ब्लैक हेयर का ही जीन प्रेजेंट है, तो वैसे बोलेंगे होमोजाइगस। अगर एक से आया ब्लैक और एक से आया ब्राउन तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है ना, तो वैसा कोई भी जीव जिसके अंदर समान प्रकार के एक लक्षण के लिए समान प्रकार के जीन होंगे उसको होमोजाइगस कहेंगे, और विषम प्रकार के जीन होंगे उसको हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। ठीक है, तो वैसा जीव जिसके समस्थानिक गुणसूत्र पर किसी एक लक्षण के जीव, ये भी काम नहीं कर रहा हूं, तो वैसा जीव जिसके समस्थानिक गुणसूत्र जो है पर किसी एक लक्षण के लिए समरूप एलील उपस्थित हो समयुग्मजी जीव या होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। क्लियर ना, जैसे क्या है, मदर से भी जो जीन आया है वो कैपिटल लंबापन का ही जीन है और फादर से जो जीन आया है वो लंबापन का ही जीन है। तो अगर दोनों जीन जो है समान लक्षण को प्रदर्शित करने वाले हैं तो ये होगा होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है ना, यदि एलील जो है समरूप प्रकार का है, समान प्रकार का है तो होमोजाइगस, अलग अलग प्रकार के होंगे तो हेटेरोजाइगस। ठीक है ना, यदि समयुग्मजी जीव का स्वप्रजनन कराया जाए यानी कि सेल्फ ब्रीडिंग कराया जाए तब जाकर हमेशा समान प्रकार के जो है गुण वाले संतति उत्पन्न होते हैं, इन्हें शुद्ध जीव या ट्रू ब्रीड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वैसा कोई भी जीव जिसके अंदर क्या होगा, शुद्ध जीव कहते हैं या फिर हम उसको ट्रू ब्रीड कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी जीव आपको देखने को मिल जाए जिसके अंदर जो मदर से भी जो जीन आया है वो एक ही प्रकार का है, फादर से जो जीन आया एक ही प्रकार का है, मतलब दोनों जीन समान है, इसका मतलब होमोजाइगस वो जीव है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के आए हैं तो हेटेरोजाइगस जीव है। होमोजाइगस जो भी कंडीशन होगा उसमें हम स्वपरागण कराते जाएंगे तो हमेशा एक ही प्रकार के हमको समान लक्षण वाले जीव हमको प्राप्त होंगे, जिसको हम लोग ट्रू ब्रीड कहते हैं या फिर शुद्ध जीव कहते हैं। क्लियर ना, तो समान लक्षणों एक लक्षण के लिए समान जीन अगर प्रेजेंट हो, जोड़े में जो जीन होते हैं वो समान तरह के प्रेजेंट हो तो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा, वैसा होमोजाइगस कंडीशन आएगी, और अलग अलग होगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए विषम युग्मजी जीव या हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो वैसा जीव जिसके समस्थानिक जो गुणसूत्र है, वैसा जीव जिसके जो समस्थानिक गुणसूत्र है वो होमोजाइगस क्रोमोसोम पर एक विशेष लक्षण के लिए भिन्न एलील प्रेजेंट हो, एक विशेष लक्षण के लिए भिन्न एलील प्रेजेंट हो, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, विषम युग्मजी जीव कहेंगे या हेटेरोजाइगस जीव कहेंगे। जैसे हो गया कैपिटल टी या स्मॉल टी, पिछले बारे में हमने क्या देखा था, तो पिछले वाले में हमने क्या देखा था बाबू, पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए पिछले वाले में हमने क्या एग्जांपल लिया था, कैपिटल टी, स्मॉल बी, तो इस तरह की अगर स्थिति रहेगी तो होमोजाइगस, अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। ठीक है ना, तो इसे संकर जीव भी कहते हैं, इसको संकर जीव भी कहते हैं, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं हेटेरोजाइगस है, इसमें एक जो है कैपिटल बी और दूसरा क्या स्मॉल बी है, मतलब ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ओके ना, जीनोटाइप क्या होता है बाबू, ये सारी चर्चा जो है हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना, काफ़ी टाइम भी हो गया है और मेरा पेन भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है ना बाबू, तो जहाँ तक हम बताए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको फिर से देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है बाबू, तब तक पढ़ते रहिए।